हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज़ अ काया और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 14 एंड 15। 13 जो चैप्टर है वो हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन होने वाला है। 14 चैप्टर हमारा इकोसिस्टम होने वाला है एंड 15 चैप्टर हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन होने वाला है। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं बेसिकली इकोलॉजी के यूनिट्स हैं। ठीक है, हमारा यूनिट 10 आ गया है जो हमारे क्लास 12th का लास्ट यूनिट है जिसका नाम है इकोलॉजी। तो बेसिकली हम इकोलॉजी के इस यूनिट में चैप्टर 13 जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फिर हम चैप्टर 14 जिसका नाम है इकोसिस्टम एंड चैप्टर 15 यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनिज्म में बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं किस तरीके से जो हमारे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो आते हैं, किस तरीके से सर्वाइव करते हैं एंड पॉपुलेशन बनाते हैं ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से एक क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म से क्या होता है एक हमारा पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से एक कम्युनिटी बनती है एंड कम्युनिटी से एक पूरा इकोसिस्टम यानी पूरा बायोम बन के रेडी हो जाता है। तो ये पढ़ेंगे। फिर हम हमारे बायोम यानी पूरे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 में स्पेसिफिकली। फिर चैप्टर नंबर 15 में यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी मतलब कि किस हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें कितने टाइप की डाइवर्सिटी है, मतलब कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हम उसको पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ किस तरीके से इस बायोडाइवर्सिटी को हम प्रिवेंट करें, प्रिजर्व करें, किस तरीके से हम प्रिजर्व करेंगे वो चीज़ हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 में। बिना किसी देरी के हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्योंकि जो लोग मुझसे पहले पढ़ते हैं उनको पता होगा कि हर चैप्टर के स्टार्ट में हम एक पोमोडोर रखते हैं जिसमें हम चैप्टर का टाइम लगाते हैं कि कितने मिनट्स में या कितने आवर्स में हम क्या कर सकते हैं, इन चैप्टर्स को फिनिश कर सकते हैं। तो पोमोडोरो मेथड में हम यहाँ पे 1 आवर इस चैप्टर का रख रहे हैं। देखो चैप्टर नंबर 13 में बेसिकली हम ऑर्गेनिज्म और उनके पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने यहाँ पे पोमोडोरो हमारा 1 आवर का रखा है। बेसिकली जितने भी यूनिट्स होते हैं हम ट्राई करते हैं कि 1 आवर में अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर दें। तो उसी तरीके से हमने 1 आवर में सोचा है कि चैप्टर को कंप्लीट कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है बेसिकली आप देखते हो उसमें डाइवर्स यानी कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और अब इतनी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है। आपको देखो एक सिंपल सी बात करें एंड दूसरा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की बात करें तो डाइवर्सिटी में काफ़ी चीज़ देखने को मिलता है। अब मान लो कि एक हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड में सिर्फ एक ही फूल खिला है, यानी कि तुम्हें सिंपल है ना, तुम काउंट कर सकते हो कि इस जो हमारा ग्राउंड है उसमें कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं या कितना सारा प्लांट है, कितने टाइप के प्लांट है। तो सिंपली तुम क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो कि कितने स्पीसीज़ हैं। वहीं अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा स्पीसीज़ प्रेजेंट हो एंड अलग अलग डाइवर्सिटी में स्पीसीज़ प्रेजेंट हो तो तुम्हें काउंट करने में प्रॉब्लम होगा ना, कि प्रॉब्लम क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी ना, कि तुम्हें हर एक ऑर्गेनिज्म का या हर एक प्लांट का अगर देख रहे हो तुम फील्ड में तो तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा जो प्लांट है किस स्पीसीज़ में आता है, जीनस में आता है, वो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो काफ़ी फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं एंड लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने का ट्राई करते हैं। तो प्लीज़ तुम ये मत भूलना, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ गए, सेल आ गया, टिश्यू आ गया, ऑर्गन्स आ गए एंड इंडिविजुअली अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, पॉपुलेशन देखो तुमको पता है एक सेल से क्या बनता है, हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, हमारा पूरा क्या करते हैं ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है, एक हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है एंड ऑर्गेनिज्म कई सारे ऑर्गेनिज्म मिल करके एक पॉपुलेशन बनाते हैं और अलग अलग टाइप के बहुत सारे पॉपुलेशन मिलकर अलग अलग टाइप की कम्युनिटी बनाते हैं एंड यही कम्युनिटी अलग अलग टाइप की कम्युनिटी मिल करके एक इको सिस्टम तैयार करती है एंड ये हमारा मिल करके जहाँ भी रहते हैं ये लोग उस प्लेस को बायोम कहते हैं। तो हमारा एक बायोस्फीयर रेडी हो जाता है। किसी भी लेवल में अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब किसी भी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे मन में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक हाउ टाइप के, एक वाई टाइप का। तो अगर हम एग्जाम्पल में लिखा है, अगर हम बुलबुल को देखते हैं वो गाना गाती है, यानी हर मॉर्निंग देखते हो आप वो गाना गाती है गार्डन में, तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये बर्ड सिंग क्यों करते हैं, क्यों ही गाना गाते हैं। दूसरे साइड पे हमारे अंदर क्वेश्चन आता है कि आखिर ये बर्ड जो रहते हैं कैसे सिंग करते हैं, मतलब ऐसा क्या इनके बॉडी में स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये गाना गाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा अराइज होता है। तो इसका अगर आंसर मैं दूँ, यानी हाउ का आंसर दूँ कि किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ खुद ही इन्होंने लिखा है इसके पीछे एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, मतलब कि पहली बार का जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि क्या होता है, बेसिकली जो बर्ड्स होती हैं उनके पास वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, जो वाइब्रेट करते हैं, उनके पास वाइब्रेटिंग बोन होते हैं बर्ड्स में, उनकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था, आखिर ऐसा वो करते क्यों हैं। बर्ड्स इसीलिए गाना गाते हैं, बेसिकली वो गाना नहीं गाते हैं, वो बुलाते हैं। क्या होता है ब्रीडिंग टाइम पे क्या होता है, आपने फ्रॉग में भी सुना होगा, टर 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 की आवाज़ हमें रेनी सीजन में सुनाई देती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है आपने कभी सोचा। एंड आखिर वो मेल में होता है कि फीमेल में होता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में राइज होता। वही सेम जो हमारा मैकेनिज्म है आप यहाँ पे बर्ड्स में लगा सकते हो। जैसा कि आपने फ्रॉग में समझा, ये मेल एंड फीमेल, मेल में क्या होता है, मेल आवाज़ निकालता है, क्यों निकालता है ये तुमने कभी सोचा नहीं।
बेसिकली क्या होता है, मेटिंग के टाइम पे या ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे मेल क्या करता है, अपने वोकल कॉर्ड से, बेसिकली देखो यहाँ फीमेल आवाज़ नहीं निकालती, क्यों, फ्रॉग में, फ्रॉग की बात कर रही हूँ, वहाँ फीमेल वॉइस बॉक्स से आवाज़ नहीं निकाल सकती क्योंकि उसके पास अलग टाइप का वॉइस बॉक्स प्रेजेंट ही नहीं होता। लेकिन यहाँ बर्ड्स के पास क्या होता है, इनका एक वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है जिनकी हेल्प से आवाज़ निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ये तुम क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये ब्रीडिंग पीरियड में क्या होता है, इनको जब मीटिंग करनी होती है, उनको अपने पार्टनर को बुलाने के लिए ये वॉइस बॉक्स का यूज़ करके आवाज़ निकालते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं सिंग कर रही हैं। अगर हम ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अगर हम देखें तो हमारे मन में और भी अदर क्वेश्चन आते हैं एक्सेप्ट दिस, जैसे कि अगर हम बात करें हैन की, तो हैन क्या करती है, इतने सारे हैंस में अपनी मम्मा में जो हमारी हैन यानी चीक स्पर्स होते हैं, वो कैसे जान जाती है कि ये मेरी मम्मा है, कैसे। अब बेसिकली देखो हर एक सेम जैसी दिखती है, येलो वाली तूने चिड़िया देखी होगी, हर एक सेम जैसी दिखती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा चेंज होता है जिसके थ्रू स्पर्स जो रहती है वो जान जाती है कि हमारी मम्मा है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जो रहते हैं रात में ही क्यों आते हैं और अक्सर वो वाइट क्यों होते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। फिर अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में नेक्टर क्यों प्रेजेंट होता है, ये भी भाई, ये सब नॉर्मली बहुत ईजी पीजी से क्वेश्चन है, तो तुम बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगर हम इस चैप्टर में या इस यूनिट में हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इकोलॉजी का बेसिक मतलब यही होता है कि हम लिविंग के बीच में या नॉन लिविंग के बीच में या फिर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन देखते हैं, उसी को स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहें तो हम बायोटिक कंपोनेंट्स में, अबायोटिक कंपोनेंट्स में एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स में अगर इंटरेक्शन फील करते हैं तो उन्हीं स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी का सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि ऑर्गेनिज्म समझ रहा हूँ, लिविंग के बीच में या उनके फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब कि लिविंग और इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, उसको ही हम इकोलॉजी की स्टडी कहते हैं। इकोलॉजी के 4 लेवल होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड बायोम। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम बात करें हमारे सिलेबस में, तो सिलेबस में बेसिकली पॉपुलेशन ही है, लेकिन ऑर्गेनिज्म से एंड इनके इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग इसको एक बार रीड करके जाना, ठीक है, क्या करना है, तुम्हें रीड करके जाना है। काफ़ी इजी पीजी सा है, सब कुछ वही है कि अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा कोई भी क्या बोलते हैं, वेरिएशन देखो आज पढ़ ही लेते हैं थोड़ा बड़ा। इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म लेवल पे होती है, तो उसमें काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल इकोलॉजी में चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से अडेप्टेशन करता है, क्यों, सर्वाइवल के लिए नहीं सिर्फ, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि उसका फेवरेबल कंडीशन उसको चाहिए होता है तभी वो जीवित रहता है, और साथ ही साथ जीवित यानी कि सर्वाइव करने के अलावा उसको रिप्रोडक्शन भी तो करना है, तो वो चीज़ भी देखता है कि इन्वायरमेंट मेरे लिए क्या है, सही तो है ना, दोनों रिस्पेक्ट में मैं रह भी सकता हूँ एंड रिप्रोडक्शन भी कर सकता हूँ, तो दोनों चीज़ देखते हैं। अगर हम बात करें तो मान लो कि जैसे प्लैनेट जो रहता है मूव करता रहता है सन के, ठीक है, और टिल्ट जो रहती है अपने एक्सिस पे मूव करती है, उसी की वजह से क्या होता है, हमें एनुअली यानी हर स्टाइल वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर उनके ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे, इसकी वजह से हमें अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात, जैसे इसी तरीके से बोला गया है, सीजन्स में बेसिकली रेनी एंड स्नो दोनों सीजन्स आते हैं, ठीक है, इनकी वजह से, तो यही चीज़ बोला गया है, अलग अलग बायोम देखने को मिलते हैं, जैसे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, हर जगह अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अगर हम बात करें तो ये देखो क्या लिखा है, एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होगा, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे अगर टेम्परेचर ट्रॉपिकल रीजन का यहाँ है, तो ये सबसे ज़्यादा जो होता है यहाँ पे फ़ायदा होता है, प्रोडक्शन होता है, और सबसे कम आर्कटिक एंड आल्पिन टुंड्रास में होता है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हो ये डिस्टेंस काफ़ी कम है, ठीक है। रीजनल एंड लोकल वेराइटीज विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटाट। मेजर बायोम ऑफ इंडिया ऑन प्लानट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट जस्ट नॉट अ फ्यू फेवरेबल हैबिटाट। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो लाइफ सिर्फ कुछ फेवरेबल हैबिटाट्स में स्थित नहीं है, एक्सट्रीम से लेकर के हार्श हैबिटाट में, जैसे कि इतनी गर्मी पड़ती है राजस्थान डेजर्ट में, रेन सोक्ड होते हैं मेघालय फॉरेस्ट में, डीप ओशन ट्रैकेट्स में, टॉरेंजियल स्ट्रीम्स में, परमाफ्रोम स्नो लैडर पोलर रीजन्स में, हाई माउंट टॉप्स पे, थर्मल स्प्रिंग्स में, सिंकिंग कंपाउंड स्पिट्स में, टू हैव अ फ्यू। इवन आवर इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के पास भी कई टाइप के माइक्रोस्कोप्स होते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर हम बात करें तो लाइफ जो है हमारे अर्थ पे हर जगह है, हर जगह देख रहे हो कहाँ कहाँ नहीं है, गर्मी में सर्दी में पोलर रीजन पे प्रेजेंट है, काफ़ी बर्फ पड़ रहा है वहाँ पे, इवन HCl कंडीशन में, इंटेस्टाइन में हमारे पास HCl है, इतना खतरनाक एसिड, यहाँ पे भी माइक्रोब अपना लाइफ बसा लेते हैं। तो ये क्यों कैसे कर पाते हैं, अडेप्टेशन
कंपोजिशन की मदद से ये उस जगह में ऐसे ढल जाते हैं। वही बोला जाता है जहाँ जैसा देश वैसा भेष, मतलब कि जहाँ पे ये लोग जाते हैं वहीं उस फेज में ढल जाते हैं। इसकी वजह से उस जगह पे ये क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस भी कर पाते हैं। ठीक है, मेजर देख रहे हो, बायोम देख रहे हो इंडिया का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, डेसिडुआ फॉरेस्ट देख रहे हो, डेजर्ट देख रहे हो एंड सी कॉस्ट भी देख रहे हो। अगर हम नीच पता है तुमको जहाँ पे लोग रहते हैं एक साथ में, ठीक है, आओ पढ़ ही लेते हैं, पैरा पढ़ ही रहे तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो रहता है बेसिकली जो इफेक्ट करता है हमारे प्रोडक्टिविटी को या हम पे अफेक्ट कराता है, वो सबसे पहला है टेम्परेचर, दूसरा वाटर, लाइट एंड सॉयल। ठीक है, वी मस्ट रिमेंबर हमारे पास फिजियो केमिकल, एक चीज़ याद रखना, कहीं भी फिजियो केमिकल का यूज़ हो तो हम अबायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटाट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली। द हैबिटाट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट जैसे पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर, कॉम्पिटिटर, द ऑर्गेनिज्म विथ विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली। मतलब मान लो कि एक प्लेस है जहाँ पे कोई चीज़ रह रही है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अबायोटिक फैक्टर से ही अफेक्ट होगी, जैसे टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सोइल, नहीं, वो बायोटिक फैक्टर से भी अफेक्ट हो सकती है। एंड वो बायोटिक फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, पैथोजन हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, प्रेडेटर्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर, बेसिकली किसी के प्रेजेंस में हम मान लो डोमिनेंट में नहीं फील कर रहे हैं, वो डोमिनेंट है तो हमारे बीच कॉम्पिटिशन होगा, जो अच्छा होगा वो वहाँ रहेगा, जो नहीं होगा वो आउट हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटर की वजह से भी क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहा है उस पर इफेक्ट तो होता ही है। ठीक है, अब ये देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म हैज़ अ इनवेरेबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट, डाइवर्सिटी इन रिसोर्स एट यूटिलाइज एंड डिस्टिंक्ट फंक्शन रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम, ऑल दिस टुगेदर कंप्राइजेस अ नीच। नीच एक ऐसी जगह होती है, बेसिकली एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे वो रहता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसमें क्या होता है, वो अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज करता है, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको टॉलरेट करता है, एंड अलग अलग जो फंक्शन होते हैं इकोलॉजिकली सिस्टम के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, वो करता है। तो इस सब जो रहता है सबको मिला करके हम नीचे कहते हैं। मेजर अबायोटिक फैक्टर जो इफेक्ट फैलाता है हमने देखा था, एक तो हमारे पास टेम्परेचर है, दूसरा वाटर है, तीसरा लाइट है एंड चौथा सॉइल है। तो हम टेम्परेचर से स्टार्ट कर रहे हैं। जो टेम्परेचर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो इफेक्ट फैलाता है। यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली। तुमको पता है लैंड पे क्या होता है, हर एवरेज टेम्परेचर जो रहता है बदलता रहता है। मतलब अगर हम बात करें अपने इक्वेटर की, तो अगर हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इक्वेटर से जा रहे हैं पोल्स की तरफ, ये देखो हमारा क्या है, ये बीच वाला रीजन इक्वेटर है एंड ऊपर वाला रीजन पोल है। तो अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम प्लेन टू द माउंटेन टॉप्स की तरफ, तो ये जो हमारा टेम्परेचर होता है पोलर रीजन की तरफ काफ़ी हाई एल्टीट्यूड्स में होता है। तो ये देख रहे हो 50 डिग्री सेल्सियस ट्रॉपिकल डेजर्ट में देखने को मिलता है समर में। देयर आर हाउ एवर यूनिक हैबिटाट सच इन थर्मल स्प्रिंग्स। अगर आप थर्मल स्प्रिंग्स में देखते हो तो ये अगर बेसिकली काफ़ी गर्म टेम्परेचर होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक ये जाता है। इट्स अ जनरल नॉलेज मैंगो ट्रीज जो रहते हैं डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रोथ इन टेम्परेचर। जैसे कुछ ऐसे देखो, आप अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स का भी अपना खुद का टेम्परेचर होता है, एक वेरिएबल या फेवरेबल कंडीशन होता है जिस टेम्परेचर पे वो ग्रो करते हैं। तो अगर हम उनको इतने हाई टेम्परेचर पे ग्रो कराना चाहें तो वो नहीं हो सकते ऐसे टेम्परेचर पे। जैसे कि कनाडा, जर्मनी वाले स्नो लेपर्ड्स, अब बेसिकली यहाँ के रीजन पे जो, अब ये तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैंगो ट्री कहाँ ग्रो नहीं कर सकता एंड कितना टेम्परेचर होता है, तो कनाडा, जर्मनी में नहीं ग्रो कर सकता। अगर स्नो लेपर्ड्स की बात करें तो वो केरला फॉरेस्ट एंड टूना फिश में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ क्या होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो स्नो लेपर्ड्स नहीं रह सकते। यू कैन अप्रिशिएट कि टेम्परेचर के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने अपने काम बेसिकली रहते हैं, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को उस लायक बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल से तुम इतना पढ़ लेना। ठीक है, चलो आ जाओ, अब वाटर देखते हैं। वाटर जो है अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म को। लाइफ जो रहती है अर्थ पे वो ओरिजिनेट हुई थी वाटर से। तुमने कहाँ पढ़ा था, इवोल्यूशन में तुम पढ़ोगे कि जो लाइफ हमारी आई है कहाँ से आई है, वो आई है वाटर से ही। ठीक है, कहाँ से आई है, वाटर से ही। एंड इज़ अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, मतलब बिना पानी के मुमकिन भी नहीं है कि हम लाइफ को जी सकें। बेसिकली पानी की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल सी बात है। इट्स अवेबिलिटी सो लिमिटेड इन डिजर्ट। तुमको पता है कि इसकी अवेबिलिटी डिजर्ट में काफ़ी कम होती है, तो इस दैट वनली स्पेशल एडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लाइव देयर। तो यहाँ पे बेसिकली वहाँ पे रहने के लिए काफ़ी एडेप्टेशन, काफ़ी वनली स्पेशल एडेप्टेशन करना पड़ता है, ताकि वहाँ पे जाकर क्या डिपेंड क्या करते हैं बेसिकली, जाकर डिजर्ट में सर्वाइव कर पाएँ। तो हमें क्या करना पड़ता है, उन प्लांट्स को जो डेजर्ट साइड पे रहते हैं काफ़ी एडेप्टेशन करना पड़ता है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन
हाँ, द प्रोडक्टिविटी कहीं बोल रही हूँ क्या? नहीं, सही है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवीली डिपेंड अपॉन द वाटर। वही चीज़ ना बोल रही है कहाँ पे, जो बेसिकली अगर हम बात करें नॉर्मल जो जिस भी प्लांट को वाटर की नीड होती है, उनको अगर हम डिजर्ट एरिया में उगाते तो क्या वो बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। तो उनकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से एंड किस कहाँ पे वो रह सकते हैं, प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑफ अ वाटर। मतलब जिस भी प्लांट को जितने पानी की नीड होती है, उनको उन जगह पे, उन स्टेट्स में, उन जगह पे हम रखते हैं, उनको उनका नीच बनाते हैं जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ओशंस में भी रहते हैं, लेक्स में भी रहते हैं, रिवर में भी रहते हैं, पता है? तो उनको कोई वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? क्या लिखा है? यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ओशंस में भी रहते हैं, लेक्स में भी रहते हैं, रिवर में भी रहते हैं, शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम। उनको तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं होता। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में भी बेसिकली क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड पीएच जो रहता है पानी का हमें देखना पड़ता है, इंपॉर्टेंट होता है। हर एक पानी वाले ऑर्गेनिज्म भी हर जगह नहीं सर्वाइव कर सकते, क्योंकि कुछ पानी ऐसा होता है उस टेम्परेचर के हिसाब से रेलिवेंट करना पड़ता है कि मान लो कि कोई ऐसी फिश है जो हाई टेम्परेचर पानी का है वहाँ नहीं रह सकती, या क्या है नमकीन वाला पानी है, सी वगैरह में नहीं रह सकती। तो पानी का भी अलग अलग वैरायटी होता है, तो उस हिसाब से भी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं खुद को अडेप्ट करते हैं। तो क्या लिखा है, जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है, सैलिनिटी होती है, उसको भी देखना पड़ता है। अगर हम इनलैंड वाटर की बात करें तो लेस देन 5 होनी चाहिए, 30 to 35% सी में होनी चाहिए, एंड 100 जो रहता है हाइपर सलाइन लगून्स में होना चाहिए। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो तुम बताओगे लेस देन 5% लैंड वाटर पे होना चाहिए, 30 से 35% सी में होना चाहिए, 100 से जो रहते हैं अब पे हाइपर सलाइन लगून्स में होना चाहिए। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को क्या कर सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो वाइड रेंज में सलाइनिटी यानी कि नमक वाला पानी को फेस कर सकते हैं, उनको हम यूरी हेलाइंस कहते हैं। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, उनको हम स्टेनो हेलाइंस कहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे फ्रेश वाटर एनिमल्स जो रहते हैं सी वाटर में नहीं रह सकते। उसी तरीके से क्या होता है, हमारे जो फ्रेश सी में वाटर में जो लोग रहते हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स भी काफ़ी प्रॉब्लम्स करती हैं, तो उनको फेस करना पड़ता है। थर्ड आता है लाइट। लाइट किस तरीके से अफेक्ट करती है? प्लांट देखो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना तैयार करता है, ठीक है। ये एक वनली ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि बेसिकली डिपेंड, देखो तुमको बचपन से पढ़े हो फोटोसिंथेसिस में लाइट की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर तुमको लाइट का प्रॉब्लम तो समझ में आ गया। पार्टिकुलरली अगर हम ऑटो ड्रॉप्स की बात करते हैं तो उस एरिया में जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पहुँचता है, वो प्लांट अगर सनलाइट के प्रेजेंट में ग्रो कर रहे हैं तो उनको सनलाइट चाहिए। अगर उनको ऐसी जगह पे रख दोगे जहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी कम है तो वो वहाँ ग्रो नहीं करता। तो वो ये समझना पड़ेगा जो ऑर्गेनिज्म जहाँ के लिए बना है, जिस टाइप के लिए बना है, तुम अगर वहाँ ग्रो करा रहे हो तो वो ईजिली ग्रो कर जाता है, लेकिन उस जगह पे नहीं करा रहे हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स करता है। तो क्या बोल रहे हैं, काफ़ी सारे स्पीसीज हैं स्मॉल प्लांट जैसे कि हर्ब्स एंड श्रब्स, वो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं एंड क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑप्टिमली अंडर द वेरी लो लाइट कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। बेसिकली जो कॉन्स्टेंट ओवर शेडोज बाई द टॉल कैनोली फ्लावर, तुमको पता है बड़े बड़े प्लांट जो रहते हैं, छोटे छोटे प्लांट को सनलाइट की अवेलेबिलिटी सही से आने नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बेसिकली वो लोग खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारे प्लांट जो रहते हैं डिपेंड करते हैं सनलाइट पे, ताकि फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लावरिंग, बेसिकली फ्लावरिंग का भी कुछ होता है ना कि फ्लावर तभी आता है जब उस टाइप का होता है। एनिमल्स भी ऐसा करते हैं, तो यही होता है। लैंड पे बेसिकली क्या लिखा है, अवेबिलिटी ऑफ अ लाइट ऑन द लैंड इज क्लोजली लिंक विद द टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स ऑफ बोथ। अगर हम डीप ओशन की बात करें तो इतनी हमें चाहिए होती है लाइट, ठीक है, सब पता है यार, इजी इजी पीजी सा क्वेश्चन है। सॉइल के बारे में तुमको पता है कि हर जगह के सॉइल में क्या होता है, हर कोई प्लांट नहीं कर सकता। तो प्रॉपर्टी और नेचर जो रहती है सॉइल की काफ़ी वैरी करती है, तो उस हिसाब से क्या होता है, बेसिकली किस पे वैरी करता है ये तुम्हें याद करना चाहिए। क्लाइमेट के बेसिस पे वैरी करता है, वेदरिंग प्रोसेस के बेसिस पे, जैसा वेदर होगा वहाँ का सॉइल उस टाइप का होता है, ठीक है। एंड अगर सॉइल जिस टाइप का होता है तो प्लांट भी उसी टाइप्स के आते हैं, ठीक है। एंड यही कैरेक्टरिज्म जो रहता है पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन एंड टोपोग्राफी के बेसिस पे भी डिपेंड करते हैं। अगर हम ऑर्बर्टिक के रिस्पॉन्स की बात करें तो वही चीज़ है कि हमारा जो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चलो हम सोच रहे थे कि ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट मैं बाद में पढ़ाऊँ, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि ये इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे लेकिन काफ़ी कम क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में लिटरली दिया गया है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो मैं क्या सोच रही थी, पॉपुलेशन पढ़ाते हैं, क्योंकि देखो लाइफ का टाइम है, ऐसा तो नहीं है कि पूरा साल बचा हुआ है कि हम स्टार्ट से स्टार्ट करें। हमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को छाट छाट के पढ़ना है। तो आओ पहले हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। एनसीईआरटी में पॉपुलेशन से ही दिया गया है, ठीक है, तो पॉपुलेशन पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हो। देखो सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नेचर में हम रियरली देखते हैं, आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। आप नेचर में ये चीज़ देखते होगे ना कभी कि एक कोई चीज़ है,
ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस तो इतने सारे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम ही हैं बस, या एक पर्सन मैं ही सर्वाइव कर रही हूँ। या तुमने कभी देखा है रोज़ का सिर्फ एक ही प्लांट है, उसके भी काफ़ी सारे प्लांट हैं, देखा है तुमने? सनफ्लावर के भी बहुत सारे प्लांट हैं, उगा दो भाई, कितने सारे प्लांट हैं। तो नेचर में रेयरली हम देखते हैं कोई सिंगल इंडिविजुअल का कोई स्पेसीज, अक्सर देखने को नहीं मिलता। मेजॉरिटी में देखते हो कि ग्रुप में सर्वाइव करते हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज़ में उनको शेयर करते हैं, कम्पीट करते हैं सिमिलर रिसोर्स के लिए अपने पोटेंशियल के हिसाब से, और वो वहाँ पे पॉपुलेशन में रह लेते हैं। मतलब यही है, कोई एक स्पेसीज, ठीक है, ग्रुप में सर्वाइव करता है अपने जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, उसमें शेयरिंग करता है, ठीक है, कम्पीट भी करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बेटर है, वो वहीं रहेगा, जो नहीं है वो चला जाएगा, ठीक है। एक ही रिसोर्स के लिए मुझे यही खाना चाहिए, खाना है तो खाना है, ऐसे लड़ते हैं वो लोग, कम्पीट करते हैं। जो लोग बेस्ट होते हैं वो रुकते हैं, जो लोग नहीं होते वो माइग्रेट कर जाते हैं। टर्म्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के भी, जो लोग रिप्रोडक्शन अच्छा करते हैं वो सर्वाइव करते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो जनरल कंसाइडर पॉपुलेशन फॉर अ पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। ऑल द कॉर्मोरेंट इन द वेटलैंड, ठीक है। बस मेरे को वो देखना था गाइस, इंट्रोडक्शन मुझे दिख नहीं रहा है, चलो कोई नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तुमको पता है पॉपुलेशन में, ठीक है। ऑल द कॉमरेंट इन अ विंडलैंड, जितने भी प्लांट देखते हो कॉमरेंट देखते हो वेटलैंड में, रैट देखते हो डवेलिंग के टाइम पे, टीक वुड देखते हो ट्रीज फॉरेस्ट के ट्रीज में, बैक्टीरिया देखते हो कल्चरल प्लेट में, लोटस की प्लांट आप पॉन्ड्स में देखते हो, सारे ही एग्जाम्पल पॉपुलेशन के हैं। अर्लियर चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में तुमने अर्लियर चैप्टर आप लर्न करोगे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन वन दैट हैज टू कोप विद अ चेंज एनवायरमेंट एट अ पॉपुलेशन लेवल ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व अ डिजायर्ड ट्रेट। Population ecology is therefore an important area because it link ecology to population genetics and evolution. Population की बात करें तो population कितना है, इसको काउंट करने के लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, लेकिन population बेसिकली जिस भी एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम population को काउंट करते हैं, उनको यूज़ करके हम किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को काउंट नहीं कर सकते। मतलब जिस भी प्रोसेस का यूज़ करके हम पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, उन्हीं सेम का यूज़ करके हम किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। एग्जाम्पल में ले लो, एक पॉन्ड में काफ़ी सारे लोटस हैं, उनका हम रेट निकाल रहे हैं, ठीक है, कितना बेसिकली कितना लोटस में कितना और ऐड हुआ है, इससे पॉपुलेशन या ग्रोथ रेट निकाल सकते हो, या फिर हम यहाँ पे डेथ रेट निकाल सकते हैं, कितने प्लांट गायब हो गए हैं। लेकिन अगर एक पॉन्ड में सिर्फ एक ही लोटस है तो हम क्या निकालेंगे उसमें कि कितना गया है कितना आया है, सिर्फ तो एक ही है उसमें। तो वही बोला गया है, एक ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए वो सारे क्राइटेरिया यूज़ नहीं किए जाते जो एक पॉपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, उसके काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उन एट्रीब्यूट का यूज़ हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं करते हैं। सिंपल सी बात हमारी ये है, ठीक है। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, मतलब एक पर्सन की बात करें, तो उनका या तो जन्म होता है या तो मृत्यु होता है, तो हम बर्थ या डेथ काउंट कर सकते हैं कि मान लो आज 24 नवंबर को इनकी बर्थ हुई है एंड आफ्टर 45 ईयर्स और 60 ईयर्स वो मर गए हैं, 12 नवंबर को मर चुके हैं, ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें तो एक पॉपुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, बर्थ रेट काउंट करते हैं या डेथ रेट काउंट करते हैं, ठीक है। आगे रेट क्यों लगा वो देखेंगे। पॉपुलेशन में इस रेट का मतलब होता है पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रेट, इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछ सकता है कि इस कैपिटा का रेट का मतलब क्या होता है, तो तुम बताओगे रेट का मतलब होता है पर कैपिटा, बर्थ निकाल रहे हैं या हम डेथ निकाल रहे हैं। अगर हम बात करें तो बेसिकली देखो, जितना भी यही देखो रेट की बात कर रहे हैं, आर चेंज इन अ नंबर इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। अगर मान लो एग्जांपल में दिया है 20 लोटस पहले थे, ठीक है, 8 लोटस वापस से आए, तो जितने ऐड हुए हैं उनको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं एंड नीचे जितने थे उतना रखते हैं। तो 20 लोटस थे, 8 वापस से आए हैं, इनको डिवाइड किया तुमने, 0.4 क्या हुए ऑफस्प्रिंग पर, क्या लिखा है 0.4 ऑफस्प्रिंग जो होते हैं लोटस के पर ईयर देखने को मिला। क्या देखने को मिला, ग्रोथ रेट तुमको देखने को मिला। डेथ रेट क्या है, मान लो 40 फ्रूट फ्लाई थे, 40 यानी नीचे रखोगे, पहले जितने थे अभी कितने मर गए, 4 मर गए, इनका तुम्हें डेथ रेट फाइंड करना है। तुम क्या निकालोगे, 0.1 ड्रोसोफिला डेथ रेट निकाल रहे हो, तो इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, मतलब पर वीक इतने क्या होते हैं, मर जाते हैं। लास्ट ईयर का निकाल रहे हो तो तुम पर ईयर लगा दोगे, एंड अगर वीक का निकाल रहे हो तुम ईयर लगा दोगे। ईजी है ना, ईजी है कि नहीं।
ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अनदर, ये पहला एट्रीब्यूट तुमने देख लिया कि किस तरीके से डेथ रेट और हमारे पास डेथ रेट एंड बर्थ रेट फाइंड करते हैं। सेकंड एट्रीब्यूट हमारे पास सेक्स रेशियो होता है। अगर किसी इंडिविजुअल की बात करें तो उनमें क्या हो सकता है, या तो कोई मेल हो सकता है या तो कोई फीमेल हो सकता है। लेकिन मान लो कि मेरे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें कितने लोग हैं, मान लो कि 150 लोग हैं, ठीक है। तो हम एक सेक्स रेशियो निकाल रहे हैं, तो हम ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे मान लो 60% फीमेल्स हैं तो 40% क्या है, मेल है, यानी मेल का कंपोनेंट कम है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो इस तरीके से हम सेक्स रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अ पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल एट डिफरेंट एजेस। मतलब पॉपुलेशन की बात करें तो अलग अलग एज में क्या होता है, पॉपुलेशन का रेट कम या बढ़ता रहता है। अगर एज का डिस्ट्रीब्यूशन करें बेसिकली तो हम क्या कर सकते हैं, एक पॉपुलेशन, अगर देखो क्या लिखा है, इफ एज डिस्ट्रीब्यूट इज प्लॉटेड फॉर अ पॉपुलेशन, अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एज अ परसेंटेज में, प्लॉट कर रहे हैं पॉपुलेशन का एक वो पिरामिड, तो बेसिकली इसके रिजल्ट में हम एक पिरामिड बनाते हैं जिसको एज पिरामिड कहते हैं। तो ये हाईलाइट कर सकते हो तुम। क्या लिखा है, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एज पिरामिड में जनरली क्या होता है, मेल एंड फीमेल का डायग्राम बनता है। शेप देखो 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो ग्रोइंग, एक तो स्टेबल, एक तो डिक्लाइनिंग। अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो रहते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव जो रहते हैं ज़्यादा रहते हैं, रिप्रोडक्टिव जो रहता है बीच में रहता है, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव काफ़ी कम होते हैं। मतलब कि रिप्रोडक्शन के पहले वाले जो रहते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो देखो ज़्यादा हैं तो ऑफकोर्स है कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा, एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो ये जो हमारा बन के आ रहा है, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप का हमारा पिरामिड बन के आ रहा है, ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड बन के आ रहा है। ये हमारे पास कैसा बन रहा है, एक बेल शेप का बन रहा है, एंड ये हमारे पास अर्न शेप का बन रहा है। तो स्टेबल तुमने देखा, स्टेबल में क्या हो रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव बराबर है, एंड हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव अगर कम है एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, कम ही होगा, पता है कम ही होगा। तो ये डिक्लाइनिंग है। एक्सपेंडिंग है क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, स्टेबल है क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर हैं, डिक्लाइनिंग होगा क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव कम है, ठीक है। अब देखो, बेसिकली साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन अ हैबिtat, वॉट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस we wish to investigate in a population, be it to overcome in competition with another impact on a predator and effect of an pesticide application। देखो, अगर हम बात करें तो किसी के होने से या ना होने से एक पॉपुलेशन के साइज पे काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हमारा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। होता क्या है, नेचर कुड बी अ लो 10 साइबेरियन क्रेन इन अ भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर और गो इनटू अ मिलियंस। अगर हम यहाँ पे एक पॉपुलेशन साइज की बात करें तो अगर साइबेरिया में चले जाएं, साइबेरियन क्रेन्स में, जो कि बेसिकली साइबेरियन क्रेन्स की बात करें एट अ भरतपुर वेटलैंड, अगर किसी भी ईयर की बात करें तो वो 10 से काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। लेकिन कैलेम्डोमोनास को अगर हम पॉन्ड में देखें तो उसका पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होता है। तो कोई भी पॉपुलेशन जो रहता है बड़ा भी हो सकता है, बेसिकली बहुत सारे पॉपुलेशन हो सकते हैं या तो काफ़ी कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि दिख रहा है साइबेरियन क्रेन्स, अगर भरतपुर वेटलैंड में जाते हो, किसी भी ईयर आप जाते हो तो आपको वहाँ देखने को मिलता है काफ़ी कम मिलते हैं साइबेरियन क्रेन्स। लेकिन अगर मिलियंस में कोई और तुम्हें देखना है पॉपुलेशन साइज को, तो क्लैम्डोडोमास जो कि एक यूनिसेलुलर हमारे पास एल्गी है, ग्रीन एल्गी, वो पॉन्ड्स में अगर आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा यानी मिलियंस में आपको देखने को मिलता है। अब पॉपुलेशन साइज को टेक्निकली हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं, जिसको डिज़ाइन किया गया है एन से, ठीक है, ठीक है। ऑल दो पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से डिनोट करते हैं। ऑल दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब कि बेसिकली अगर किसी की पॉपुलेशन साइज देखनी है या पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पूरी पॉपुलेशन को काउंट करना है, तो एक एक टोटल नंबर अगर हम काउंट कर रहे हैं तो काफ़ी अप्रोप्रिएट मेजर हो जाता है किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी का। लेकिन हर केस में देखो ऐसे अप्रोप्रिएट तो नहीं काउंट कर सकते। मान लो कि 5 हमारे पास रोड के प्लांट है, हमने 1 2 3 4 5 करके काउंट कर लिया, तो हर केस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हर केस में है क्या कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को काउंट कर सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें कुछ एरियाज़ में, जैसे कि 200 कैरेट ग्रास है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस अगर प्लांट है सिंगल ह्यूज, उसके बगल में क्या है, ह्यूज बनियान की ट्री है लार्ज कैनोपी के साथ, तो अगर हम उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो ग्रास की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है भले ही 200 है, लेकिन सिंगल एक बनियान ट्री की कैनोपी से क्या होता है, बेसिकली उसका जो फ़ायदा होता है ना बनियान का, वो ज़्यादा है। तो वही बोल रहा है, स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है बनियान की काफ़ी कम है कैरेट ग्रास से, लेकिन अमाउंट अंडरस्टिमेट एनॉर्मस रोल ऑफ बनियान ट्री इन द कम्युनिटी। तो इस हिसाब से बनियान ट्री का ज़्यादा योगदान है, बनियान ट्री बेसिकली ज़्यादा उसके रेंज में आ रहा है। तो इस तरीके से हम बनियान ट्री की खासियत ज़्यादा देंगे एज़ कम्पेयर टू पार्थेनियम ग्रास, क्योंकि वो तो फालतू है। इस केस में क्या करते हैं, परसेंटेज बायोमास निकालते हैं। इस केस में क्या कर सकते हैं, परसेंटेज बायोमास, परसेंटेज कवर या परसेंटेज बायोमास निकालते हैं। होता क्या है बेसिकली, टोटल नंबर
टोटल नंबर अगर हमें काउंट करना पड़े तो ईजी नहीं होता, इसमें हम ईजी तो नहीं होता। अगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो काउंट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल का टास्क बन जाता है। अगर हम बैक्टीरिया को पेट्री डिश में काउंट कर रहे हैं तो काफ़ी बहुत ज़्यादा उनके डेंसिटी के बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली उनके क्या करते हैं पॉपुलेशन क्या निकाल देते हैं, बायोमास निकाल देते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, हमें जानने की जरूरत नहीं है। एक रिलेटिव डेंसिटी नाम का एक प्रॉब्लम होता है जिसमें मतलब हम देख लेते हैं हाँ इतना तो होगा ही, हम देख लेते हैं कि कितना बेसिकली मान लो कि एग्जांपल में लिखा हुआ है नंबर ऑफ फिश हमें देखने को मिली है, मतलब गुड अमाउंट में हमने ट्रैप कर लिया है, तो इसको मेजर करके हम काउंट कर सकते हैं कि पूरे पूरे पॉपुलेशन बेसिकली पूरे लेक में कितनी मछलियाँ हो सकती हैं, टोटल पॉपुलेशन मछली की कितनी हो सकती है, तो हम रिलेटिव डेंसिटी से निकाल सकते हैं। मोस्टली बेसिकली अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन साइज को इनडायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं बिना एक्चुअल काउंटिंग के और बिना देखे। अगर टाइगर की बात करें, टाइगर सेंसस की बात करें, तो नेशनल पार्क में या नेशनल रिजर्व्स में क्या होता है उनके पग मार्क्स को या फिर उनके फीकल पैलेट्स को देख करके भी हम काउंट कर सकते हैं कि यहाँ अप्रॉक्स कितने टाइगर होंगे। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ ये सब देखो फालतू है, इसको पढ़ने से बेसिकली देखो 4 इंपॉर्टेंट तरह के प्रोसेसेस होते हैं जो फ्लक्चुएट हो सकते हैं एंड पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ा या कम करा सकते हैं। नेटेलिटी का मतलब होता है किसी का मर जाना, मतलब कोई मर जाता है, डेथ हो जाती है। रिमेंबर द नंबर, हाँ मैंने एक चीज़ गलत बोल दिया। नेटेलिटी का मतलब होता है किसी का जिंदा होना, यानी कि कोई बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ होते हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन में काफ़ी सारी डेंसिटी में ऐड होता है कोई चीज़, तो उनको नेटेलिटी कहते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब होता है किसी का मर जाना, कोई मर जाता है, मान लो 5 लोग घर में थे, 1 लोग मर गए तो अब 4 बचे, तो पॉपुलेशन जो रेट थी, पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट थी वो कम हो गई है। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है किसी का ऐड होना, कोई अदर स्पेसीज से कहीं दूसरे हैबिटाट से कोई आकर के एंटर हमारे हैबिटाट में रहने लगा, उसको एमिग्रेशन कहते हैं। इमिग्रेशन मतलब किसी का आना, और एग्जिट मतलब ई से एग्जिट मतलब किसी का जाना, किसी को जाना था, हमारा कोई घर किसी को पसंद नहीं आया वो चला गया, तो हमारे पास अब कितने मेंबर बचे 5। तो अगर कोई पूछे आने का, पॉपुलेशन बढ़ाने का 2 रीज़न बताओ तो तुम नेटेलिटी बताओगे एंड इमिग्रेशन बताओगे। कोई पूछेगा कि पॉपुलेशन घटाने का 2 रीज़न बताओ तो तुम मोर्टेलिटी बताओगे एंड इमिग्रेशन बताओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से समझा गया, क्या लिखा है। इमिग्रेशन मतलब इमिग्रेशन को डिनोट करते हैं आई से, मोर्टेलिटी को डिनोट करते हैं डेड से, डी से डिनोट कर सकते हो, नेटेलिटी को बर्थ से यानी बी से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से तुमको पता है, इमिग्रेशन को ई से। अगर मोर्टेलिटी का माइनस है मतलब ये जा रहा है, नेटेलिटी को हम प्लस से डिनोट करते हैं कोई चीज़ आ रही है, और यहाँ पे इमिग्रेशन को प्लस से डिनोट करते कोई चीज़ आ रही है। एंड ये तुम किससे समझ सकते हो, तुम एरो समझ सकते हो, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन ये जा रहा है यानी कि नेगेटिव है। ये हमारा एक हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, तो फॉर्मूला 3-4 है, प्लीज़ रटे रहना। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे निकाल रहे हैं, टी टाइम पे निकाल रहे हैं, तो ये जो डेंसिटी होती है किसी भी टाइम पे t+1 से डिनोट करती है, तो इसका फॉर्मूला होगा n+t+1 = n+b+i, यानी कि बर्थ कितनी हो रही है एंड कितने मतलब कितने लोग आ रहे हैं, माइनस में डेथ कितनी हो रही है, कितने लोग जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यही चीज़ इसको यहाँ पे डिनोट करके दिया गया है। ठीक है, देखते हो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो बर्थ की वजह से होगी, तो बर्थ प्लस इमिग्रेशन मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस द एमिग्रेशन। अंडर द नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ जो रहती है इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर हो जाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करने का। 2 फैक्टर और भी होते हैं। ठीक है, अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन फॉर इंस्टेंट इफ न्यू हैबिटाट इज बीइंग कॉलोनाइज्ड, एमिग्रेशन में भी कंट्रीब्यूट मोर एफिशिएंट टू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देन द बर्थ रेट। मतलब कोई कहीं से आ रहा है, नए पॉपुलेशन में आ रहा है, तो वो भी एक चीज़ होगा ना, बर्थ रेट को बढ़ा देता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को बढ़ा देता है। फिर बात करते हैं ग्रोथ मॉडल की। ग्रोथ मॉडल 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, दूसरा हमारे पास कौन सा ग्रोथ होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता जाता है। अब कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो कैसे करेगी, क्योंकि इनके पास वो हर चीज़ मौजूद है जो इनको चाहिए, जैसे कि फूड हमारे पास है, स्पेस है यानी कि शेल्टर है, तो जितना मतलब अनलिमिटेड का है, फूड है, स्पेस है, तो ग्रोथ होती जाएगी, कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता, हमारे लाइफ में नहीं होता। एक आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में क्या होता है, रिसोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं है तो फिर झुक जाओगे, मतलब ये हमारे पास एक लिमिटिंग है, यहाँ के आगे तुम बढ़ ही नहीं सकते, तो ये होता है। ठीक है, अब हम इसी के ऊपर रीड कर लेते हैं। रिसोर्स यानी कि फूड एंड स्पेस जो रहती है, इनकी क्या होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ करवाती है पॉपुलेशन की, क्योंकि रिसोर्स यहाँ पे अनलिमिटेड प्रेजेंट होते हैं। हर एक स्पीसीज के पास एबिलिटी होती है कि वो रह सकती है, साथ में पूरे पोटेंशियल के साथ रह सकती है। एज अ डार्विन क्या बोलता था, उनको इस टाइप से बेसिकली क्या लिखा, नेचुरल, इनको ये चीज़ बोला गया, नेचर उसको सेलेक्ट करता है जो सही तरीके से रह सकता है एंड रिप्रोडक्शन जितने बच्चे पैदा कर सकता है। तो वही बोला गया है कि हर एक स्पीसीज की एबिलिटी होती है कि खुद जितना भी उसके पास इनेट पोटेंशियल होता है उसके हिसाब से ग्रो करे। जैसे कि डार्विन ने कहा था कि उनके थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन से वो ऑर्गेनिज्म उस जगह पे रहते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं। ठीक है,
मतलब बेसिकली बोलने का मतलब है डार्विन ये बोलता था कि उन्हीं लोगों को हमारी नेचर सेलेक्ट करते हैं जो बेसिकली कैसे होते हैं, बर्थ करवा सकते हैं अच्छे से, क्या होते हैं बच्चे रिप्रोडक्शन करवाते हैं, उन्हीं को हमारा नेचर करता है। तो इन पॉपुलेशन ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहता है। तो इस पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से ही डिनोट करते हैं। बर्थ रेट जो रहता है, नॉट टोटल नंबर बट द कैपिटा, बट तुमको पता है इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास, ये निकल के आता है dn/dt अपॉन में बेसिकली ये निकल के आता है dn/dt इज इक्वल टू आर एन। आर जो रहता है बेसिकली इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर में मतलब वही बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ को मेंटेन करता है एंड पॉपुलेशन काउंट में हेल्प करता है। आर की वैल्यू, ई मैग्नीट्यूड जो रहती है, आर की वैल्यू जो रहती है हर जगह अलग अलग होती है। जैसे नॉर्वे रैट्स के लिए आर की वैल्यू 0.015 होती है, फ्लोर बीटल के लिए ये वैल्यू जो रहती है 0.12 रहती है। कब, 1981 में जो ह्यूमंस के लिए आर की वैल्यू थी 0.0205 था। तो ये तुम्हें करंट का फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारे लिए। तुमने ये देख लिया, जो ऊपर कर्व बनाएगा एक्सपोनेंशियल का जो कर्व बनता है वो जे शेप का कर्व बनता है। कैसा बनता है, जे शेप का कर्व बनता है। अगर हम प्लॉट करते हैं रिलेटिव एन इन द रिलेटिव टू द टाइम के बेसिस पे, तो अगर इंटीग्रेट करते हैं तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी आता है। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है इंपॉर्टेंट, इसको भी तुम रट लेना। एन टी जो रहता है पॉपुलेशन डेंसिटी होती है टाइम के बाद, टी टाइम के बाद होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है टाइम जीरो के बाद, जीरो के टाइम पे। आर जो रहता है इंट्रिंसिक रेट रहता है नेचुरल इंक्रीज का। ई जो रहता है नेचुरल लॉगरिथम का बेस होता है। एनी स्पीसीज जो रहती है एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है अंडर द अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन कैन रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम। मतलब कुछ ही टाइम में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो अनलिमिटेड रिसोर्स मौजूद है। डार्विन जो रहता है, हाउ अ स्लो ग्रो एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स कुड रीच इनॉर्मस नंबर इन एब्सेंस ऑफ चेक्स। डार्विन ये दिखाता है किस तरीके से स्लो ग्रोइंग एनिमल जैसे कि एलिफेंट इतनी तेजी से नंबर में इंक्रीज करा सकता है। ये देखो हमारा ये हमारा क्या है, हमारा क्या बेसिकली डायग्राम निकल के आ जाता है, कर्व निकल के आ जाता है। ये किसके लिए है, यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रो है। ठीक है, अनलिमिटेड ग्रो वाला ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ बिना किसी ग्रो करा जा रहा है, करा जा रहा है, करा जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रो है यहाँ पे आने के बाद एक पल के लिए क्या होता है, थम जाता है, यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। तो ये किसके लिए होता है, एक लिमिटेड ग्रो करने के लिए होता है। अगर लिमिटेड ग्रो है तो यहाँ पे उसके लिए लेते हैं। फिर लॉजिस्टिक ग्रो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है, ओ गॉड, तो यहाँ पे तुम लॉजिस्टिक ग्रोथ में देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज़ इट इज डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्स। मतलब हमने जो पहला पढ़ा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला, तो कोई भी ऐसा कोई पॉपुलेशन नहीं है जहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है ऐसा कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए पड़ा है। क्योंकि अगर हम बात करें अपने रियल लाइफ को बेसिस पे, तो ये जो सेकंड वाला लॉजिस्टिक ग्रोथ है इसका होना कंपलसरी है। लेकिन जो हमारा पहला है हमारे पास, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज कभी होते ही नहीं हैं। ठीक है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइप का रिसोर्स प्रेजेंट होता है हर जगह। ठीक है, तो नो पॉपुलेशन एनी भी किसी भी स्पीसीज हमारे नेचर में ऐसा है ही नहीं जिसका क्या हो, अनलिमिटेड रिसोर्स हो। तो इसको तुम हाईलाइट कर लो। एक नॉर्मल सी बात भी है, ऐसा कुछ रटने वाली बात नहीं है। नॉर्मली तुम देखते ही हो कि नेचर में ऐसा कुछ है ही नहीं जहाँ पे एक्सपोनेंशियली कोई ग्रोथ होता रहे। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, लिमिटेड रिसोर्स के लिए दो लोग जब कॉम्पिटिशन करते हैं, फाइट करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, एक सिंपल एक वही बोला गया कि एक नॉर्मल से किसी एक रिसोर्स के लिए जब दो या दो से ज़्यादा लोग फाइट करते हैं, एंड उनमें से जो लोग क्या होते हैं, बहुत तगड़े होते हैं। जैसे कोई कुश्ती कर रहा है, दो बेसिकली तो कुश्ती किस लिए की जाती है, दोनों में से कौन बहादुर है उसको फाइंड करने के लिए। और ऐसे ही यहाँ पे भी कौन सा ऑर्गेनिज्म या फिर कौन सा ऐसा जो बेसिकली कौन सा पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा है, उसको देखने के लिए क्या करते हैं, हम लिमिटेड रिसोर्स रखते हैं एंड दो लोगों के बीच में कंपटीशन कराते हैं। अब उनमें से जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा आगे एंड क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैव ऑल्सो रियलाइज दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस अ वेरियस रिस्ट्रिंग विद व्यू टू लिमिटेड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। नेचर में क्या बोला गया है, हैबिटाट दी गई है अलग अलग रिसोर्स की, सपोर्ट्स अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। इसका मतलब ये बोला गया है, नेचर्स में भी ऐसा देखा गया है। एक देखो क्या होता है, एक देखो अनलिमिटेड ग्रो नहीं है, इसका मतलब एक ऐसा प्लेस आएगा जहाँ के बाद हम ग्रो कर ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब उस प्लेस को ही हम क्या कह देते हैं, बेसिकली उस प्लेस के बाद कोई ग्रो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो उसी को हम कैरिंग कैपेसिटी कर देते हैं।
क्या कह सकते हैं, लिमिट को ही हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, और इसको डिनोट करते हैं के से। किसी भी स्पेसीज, कोई भी हैबिटाट में कोई एक स्पेसीज रह रहा है, ठीक है, तो अब मैंने क्या कर दिया, एक लिमिट में क्या करवा दिया, ग्रो करा दिया। मतलब एक क्या किया हमने, लिमिटेड रिसोर्स रख दिया, उसके बाद तो वो ग्रो कर ही नहीं सकता, तो एक ऐसी लिमिट आएगी जिसके बाद हम ग्रो करेंगे ही नहीं, उसी लिमिट को हमने कैरिंग कैपेसिटी कह दिया। तो इसी सेकंड वाले डायग्राम में तुमने देखा, ये जो सेकंड वाला बना है बी वाला, उसमें क्या हो रहा है, एक ऐसी कैरिंग कैपेसिटी आ रही है जिसके बाद तो ग्रो हो ही नहीं सकता, और इसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है dN/dt इज इक्वल टू Rn ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन में k। तो पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटाट, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, इनिशियली सबसे पहले उसके पास लैग फेज आता है, फिर उसके बाद उसके पास एसिलरेशन फेज आता है, फिर लास्ट में फाइनली डी एसिलेशन आता है, उसके बाद फाइनली असिम्प्टोम्स आते हैं। तो ये तुमसे पूछ सकता है कि एक पॉपुलेशन में अगर लिमिटेड नंबर में ग्रो हो रहा है तो क्या क्या आ सकता है, एक लैग फेज आ सकता है, एसिलरेशन आ सकता है, डी एसिलेशन आ सकता है, एंड असिम्प्टोम आ सकता है। जब पॉपुलेशन डेंसिटी अपने कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाती है तो हम एक ड्रॉ करते हैं एक मतलब एन के बेसिस पे, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे रिलेटिव टू द टी टाइम पे हमें जो ग्राफ मिलता है वो सिग्मोइड ग्राफ मिलता है, सिग्मोइड कर्व मिलता है। हमने जो इससे पहले वाला पढ़ा था एक्सपोनेंशियल वाला, वहाँ पे हमें एक जे शेप का कर्व मिलता था, एंड यहाँ पे जो हमें मिल रहा है लॉगिस्टिक साइड पे, ये हमें एक सिग्मोइड कर्व मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के पॉपुलेशन रेट को, पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कहते हैं वरहल्स-पीएल्स लॉजिस्टिक ग्रोथ। तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बोलते हैं, इसको डिस्क्राइब किया गया है dN/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस n से अपॉन में t। तो n जो है बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी है एट टाइम t, r जो है इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज का, k है हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी। सिंस रिसोर्स फॉर अ ग्रोथ फॉर अ मोस्ट एनिमल्स पॉपुलेशन आर फिनिट बिकम लिमिटिंग सूनर, और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर अ मोर रियलिस्टिक वन। तो ये भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मोर रियलिस्टिक कौन सा है, तो तुम बताओगे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है मोर रियलिस्टिक वन है। रिसोर्सेज ग्रोथ फॉर अ मोस्ट एनिमल्स पॉपुलेशन आर फिनिट एंड बिकम लिमिटिंग सूनर, मतलब बेसिकली किसी का इन्फिनिट भी होता है तो क्या होता है, एक लिमिटिंग में आ जाता है, उसके बाद क्या होता है बेसिकली लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है उसको हम मोर रियलिस्टिक वन भी कहते हैं। गैदर फ्रॉम गवर्नमेंट सेंसस डाटा द पॉपुलेशन फिगर फॉर इंडिया फॉर अ लास्ट 100 ईयर प्लॉट देम चेक विच ग्रोथ पैटर्न इज एविडेंस। सेकेंड वाला ये होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस की। ओके 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 अंडरस्टैंड। लाइफ की हिस्ट्री वेरिएशन देखो, पॉपुलेशन जो रहते हैं बेसिकली, जो डार्विन फिटनेस के हिसाब से क्या बोला गया था, डार्विन फिटनेस के हिसाब से एक चीज़ रटी गई थी कि जो भी ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा वो सबसे मोस्ट फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म या स्पेसीज माना जाएगा, एंड इसी को डार्वियन फिटनेस बोल दिया, जिसकी आर वैल्यू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, एंड कोई भी मतलब किसी भी हैबिटेट में वो रह रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेट ऑफ सेलेक्टेड प्रेशर में ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं बेसिकली अपने अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं पूरे लाइफ टाइम में, उसका एग्जांपल है बॉम्बू ट्री एंड साल्मन फिश, पैसिफिक की साल्मन फिश। क्या बोला मैंने बोला अब इसके बेसिस पे क्या, किसके बेसिस पे डार्विन ने किया था, रिप्रोडक्टिव यूनिट के बेसिस पे, जो फिट होगा उसके पास रिप्रोडक्शन यूनिट ज़्यादा होगा। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ने खुद को इस तरीके से इवॉल्व कर दिया था जिसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी काफ़ी एफिशिएंट हो। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो ब्रीड करते थे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार। एग्जाम्पल में हमने पैसिफिक साल्मन फिश रखा एंड बैम्बू रखा। वही अदर जो रहते हैं काफ़ी मतलब लाइफ टाइम में बहुत बार ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमने बर्ड्स एंड मैमल्स रख लिया। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो लार्ज अमाउंट में, मतलब उनके जो बेबीज़ होते हैं काफ़ी नंबर में, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं। मतलब कुछ क्या करते हैं, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं लेकिन स्मॉल साइज के होते हैं। तो एग्जांपल में ओयस्टर फिश की एंड पेलाजिक फिश रखा। वहीं अदर साइड पे नंबर में तो काफ़ी कम होते हैं लेकिन साइज काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स। तो अब ये बताओ कि इनमें से बेसिकली मैक्सिमाइजिंग फिटनेस किसकी है, सबसे ज़्यादा फिट का कौन है, जो रिप्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है या जो रिप्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर रहा है, मतलब बार बार नहीं कर रहा लेकिन एक ही बना रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा बना रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से मोस्ट फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है। इकोलॉजिकली अगर सजेस्ट करें, लाइफ की हिस्ट्री ऑफ अ ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व इन अ रिलेशन टू द कॉन्स्टेंट imposed by a abiotic and biotic component of an habitat in which they live. Evolution of a life history train in a different species is currently an important area of research being conducted by a ecologist. अब बात करेंगे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की, मतलब किस तरीके से कोई पर्सन या कैसे पॉपुलेशन में इंट्रैक्शन होता है।
कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज़ इनहिबिटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पेसीज? क्या तुम एक चीज़ बता सकते हो कि कोई ऐसा हैबिटेट, यानी कि कोई एक ऐसा हैबिटेट बताओ जहाँ पे क्या हुआ कि एक सिंगल स्पेसीज ही रह रहा होता है? बताओ बताओ, क्या बता रहे हो? कोई ग्रासलैंड, कोई स्नो वाला प्लेस, कुछ भी बताओ, चलेगा, बताओ। कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये होना नॉर्मल सी बात है। कोई ऐसी स्पेसीज है ही नहीं जहाँ पे एक सिंगल स्पेसीज बना है। सिंगल स्पेसीज कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर इज़ नो सच हैबिटेट, खुद बोल रहा है एनसीईआरटी, ऐसा कोई हैबिटेट बना ही नहीं है, कहीं सिचुएट ही नहीं हुआ है। इवन इनकॉन्सीवेबल, मतलब पॉसिबल भी नहीं है। काफ़ी मतलब फॉर एनी स्पेसीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ वन और मोर स्पेसीज ऑन विच इट कैन फीड। मतलब कोई एक स्पेसीज है भी तो बेसिकली मिनिमम हमारे पास 2 स्पेसीज होने चाहिए। मान लो एक स्पेसीज है तो दूसरा स्पेसीज ऑफकोर्स वो प्रेजेंट हो जो इस स्पेसीज को खा पाए। मतलब मान लो एक स्पेसीज ए है, एक स्पेसीज बी है, तो स्पेसीज ए क्या कर सके, बी पे खा पाए, फीड कर पाए। तो भैया मिनिमम भी होना चाहिए, तो 2 स्पेसीज होने चाहिए, तभी तो एक स्पेसीज को दूसरा स्पेसीज खा सकता है, वरना तो वो तो भूखे मर जाएगा। तो मिनिमम 2 स्पेसीज होने चाहिए। अगर हम प्लांट स्पेसीज की भी बात करते हैं तो प्लांट देखो खुद खाना तैयार कर सकता है, लेकिन ये खुद अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। हाँ, खाना ज़रूर तैयार कर सकता है, लेकिन ये खुद सर्वाइव नहीं कर सकता। उसको अगर उनके सॉइल को ठीक करना है तो बहुत सारे माइक्रोब की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, उनको ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना पड़ेगा, सॉइल को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करना पड़ेगा, तो उन्हें सॉइल के माइक्रोब की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अगर प्लांट्स को पॉलिनेट करने के लिए कुछ इंसेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? तो मतलब इस पूरे दुनिया में कोई भी किसी के बिना नहीं रह सकता। सब लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं किसी न किसी मदद से। ह्यूमन भी किसी पे डिपेंड है, प्लांट भी किसी पे डिपेंड है, सब लोग डिपेंड होता है। तुम इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। ऐसा बोलो मैं कमा के खा लूँगा, नहीं, तुम खा किसके लिए हो, प्लांट को खा रहे हो। प्लांट भी तुम प्लांट पे डिपेंड हो अपने फूड के लिए, तो तुम इंडिपेंडेंट कहाँ से हुए? बायोलॉजिकल टर्म में तो तुम इंडिपेंडेंट नहीं हुए। पैसे कमा ले रहे हो, अच्छा खासा खाना खा ले रहे हो, तुम बोल रहे हो इंडिपेंडेंट हो। नहीं, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। तुम प्लांट्स को खा रहे हो, एंड प्लांट्स कहाँ से आते हैं, कहाँ से उनको खा रहे हो तुम। एंड प्लांट भी देखो बोलते हैं कि मैं खाना खुद का तैयार कर लेता हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट हुआ। भाई तुम कैसे इंडिपेंडेंट हुए, ज़रा बताना मुझे। तुम क्या करते हो, सॉयल से न्यूट्रिशन लेते हो, कई ऑर्गेनिक चीज़ों को तोड़ते हो, उससे न्यूट्रिशन लेते हो, अपने सॉयल से क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो, फॉस्फेट लेते हो, नाइट्रोजन लेते हो। कौन देता है भाई, माइक्रोब्स करते हैं। तुमने पढ़ा भी था क्या करता है, साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में तुमने पढ़ा था किस तरीके से माइक्रोब का यूज़ होता है। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन कभी कभी देते हैं, फॉस्फोरस देते हैं, इन सब का एब्जॉर्व करके हमारे प्लांट को और अच्छा बनाते हैं। तो ये सब यूज़फुल होते हैं। तुमने ये देख लिया। अब देखो, इट इज़ ऑब्वियस, नेचर में एनिमल्स हो, प्लांट हो, माइक्रोब हो, डू नॉट एंड कैन नॉट अकेले आइसोलेट तरीके से कभी लाइव नहीं रह सकते। उनको इंटरेक्शन शो करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेक्शन शो करना पड़ेगा अलग अलग बायोलॉजिकल कम्युनिटी के साथ। इवन मिनिमल कम्युनिटीज़ भी क्या कर सकती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास होता है इंटर स्पेसिफिक, यानी कि देखो 2 तरीके से क्या होता है, इंटरेक्शन हो सकता है। एक तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो सकता है, मतलब अपने ही स्पेसीज़ के साथ आप इंटरेक्शन शो कर रहे हो। एक इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है, मतलब अपने स्पेसीज़ के अलावा और फर्दर जो स्पेसीज़ होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन शो कर रहे हो, तो वो इंट्रा स्पेसिफिक कैसे हैं, इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्पेसीज़। अच्छा, ठीक है। ये बोल रहा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होता है, एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें 2 अलग अलग टाइप के स्पेसीज आके इंटरेक्शन करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के पॉपुलेशन के मतलब जो स्पेसीज होते हैं वो आके इंटरेक्शन शो करते हैं, उनको इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। देखो, या तो वो हो सकता है दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, अगर दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा तो उनको हम बेनिफिशियल कहते हैं। अगर दोनों के लिए नुकसान करेगा तो उनको, मतलब मान लो कि एक के लिए फ़ायदा एक के लिए नुकसान करेगा, तो उनको हम कह देते हैं डेट्रीमेंटल। एंड न्यूट्रल का मतलब होता है ना उनको फ़ायदा कर रहा है ना ही उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो उन ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन को, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस को हम न्यूट्रल इंटरेक्शन कह देते हैं।
ठीक है। अगर कोई फ़ायदा कर रहा है, बेनिफिशियल इंटरेक्शन हो रही है, तो हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। अगर कोई नेगेटिव साइन शो हो रहा है, मतलब दोनों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसको डेट्रीमेंटल शो करते हैं, माइनस साइन से डेट्रीमेंटल को शो करते हैं। फिर आता है न्यूट्रल इंटरेक्शन, जिसमें दोनों को ही ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रल इंटरेक्शन को हम ज़ीरो साइन से शो करते हैं। तो आओ कुछ टाइप के इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन देखते हैं, अलग अलग स्पेसिस किस तरीके से इंटरेक्शन शो कर रही है। पहला देखो क्या लिखा है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं मुझे लगता है सबसे पहले देखो हो सकता है कि इनसे बने, ये जो तुमको इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ा रही हूँ इनसे बने, या दूसरा रीज़न हमारे पास हो सकता है, देख रहे हो जो मुझे हाईलाइट करना था वो तो हाईलाइट नहीं हुए महाराज, और जो मुझे नहीं करना है भाई साहब सारे के सारे हाईलाइट हो जा रहे हैं। देखना 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 देखना, देखो हो नहीं रहा, अब मैं इन सबको हो जा रहा है, लेकिन जो मुझे करना है वो तो नहीं हो रहा। कोई नहीं, चलो। तो यही बोला, मैं क्या बता रही थी तुम लोग को बात बात में भूल गई, मैं बता ही क्या रही थी। चलो मैं, हाँ, क्वेश्चन बता रही थी कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा बनते हैं। तो हाँ, लॉगिस्टिक ग्रोथ से बन सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बन सकते हैं, एंड यहाँ जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन दिख रहा है इसके एग्जाम्पल बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इनको देखो मन लगा के पढ़ो, चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आ गया है। देखो अबायोटिक फैक्टर्स क्या इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिज्म तो तुमने पढ़ा ही है, थोड़ा बहुत और जाके रीड एक बार कर लेना, काम हो जाएगा। वो काफ़ी इजी पोर्शन है यार, कोई नहीं, लेकिन जिससे क्वेश्चन बनते हैं उनको तो करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पॉपुलेशन का ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ प्लीज़ अपना बिल्कुल ध्यान यहाँ इतना केंद्रित कर दो कि भाई कि कोई मर भी जाए तुम्हें असर ना पड़े, तुम यहाँ हो तो यहीं रहो। ठीक है, तो देखो क्या है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 6 टाइप के इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। पहला म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म से तुम म्यूचुअल फंड समझा है, म्यूचुअल फंड समझ रहे हो क्या होता है, क्या समझ रहे हो, टीवी में देखा म्यूचुअल फंड से आप लोन वगैरह। तो क्या होता है, इससे हमारा तो फ़ायदा होता ही है क्योंकि वो डबल होके मिलता है हमें, एंड दूसरा हमारे पास क्या होता है, उनका भी फ़ायदा होता ही है। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन से क्या होता है, पहले स्पेसीज़ का भी फ़ायदा होता है, दूसरी स्पेसीज़ का भी क्या होता है, फ़ायदा होता है। फिर आता है सेकंड, कंपटीशन। कंपटीशन बेसिकली नॉर्मली है भाई, कंपटीशन किसी से आप कर रहे हो तो तुम्हारा तो भला नहीं होने वाला, ना उसका भला होगा ना तुम्हारा। एक एग्जांपल ले लो, हुआ क्या, बेसिकली पतंग कट गई और 2 बच्चे दौड़ते हुए जा रहे हैं कि अब मैं पतंग को लूटूंगा, मैं लूटूंगा। अब एक के हाथ में तो आ गई पतंग, अब वो लेके भाग रहा था, वैसे दूसरा बच्चा दौड़ के गया और उस पतंग को छीन लिया, बोला कि डोरी तो मेरे हाथ में है, पतंग तो मेरी हुई। अब दोनों बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि ये पतंग मेरी है, मेरी है, मेरी है। दोनों इतना गंदा कंपटीशन कर रहे हैं कि अब मेरी काइट है, मेरी काइट है। उसके वजह से काइट लिटरली फट गई, या वो लोगों ने जानबूझ के फाड़ दिया, ना तुम्हारी होगी ना मेरी होगी। तो कंपटीशन देखो दोनों का फ़ायदा नहीं होता, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे। इसमें स्पेसिस ए को भी कोई फ़ायदा नहीं होता, हम इसलिए यहाँ पे माइनस साइन से डिनोट कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिक स्पेसिस बी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे इस समय भी माइनस साइन से डिनोट कर रहे हैं। फिर आते हैं प्रीडेशन। प्रेडेशन से समझ में आ रहा है क्या होता है, प्रेडेशन से प्रेडेटर तुम समझ सकते हो। प्रेडेटर में बेसिकली क्या होता है, एक होता है प्रेडेटर, ठीक है, एक होता है प्रे। प्रे का प्रे, चलो आ जाओ, एक एग्जांपल लेते हैं। एक ग्रासोपर है, ठीक है, एंड ग्रासोपर को खाने वाला एक फ्रॉग है। तो जो ग्रासोपर है वो प्रे है, एंड जो ग्रासोपर को खाने वाला हमारा फ्रॉग है वो कौन है, हमारा प्रेडेटर है। तो प्रेडेटर को तो फ़ायदा हो रहा है ना भाई, वो तो खा रहा है किसको, ग्रासोपर को, लेकिन ग्रासोपर को तो नुकसान हो रहा है ना, वो तो बेचारा मर जा रहा है। तो क्या होता है प्रेडेशन में, क्या होता है, एक प्रे होता है, एक प्रेडेटर होता है, एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। तो वही लिखा हुआ है, एक स्पेसीज़ को फ़ायदा, दूसरे स्पेसीज़ को नुकसान। थर्ड है हमारे पास पैरासिटिज्म, इसको भी समझाती हूँ। पैरासिटिज्म एग्जाम्पल में ले लो कि तुम्हारे बालों में जू है, ठीक है, वो एज अ पैरासाइट हमारे सर पे बैठा हुआ है, हमसे तो खून चूस रहा है, हम ऑयल लगा रहे हैं, सारा ऑयल वो लेके जा रहा है। तो हमें तो गाइस फ़ायदा नहीं हो रहा ना, हमारा तो नुकसान हो रहा है, हमारे बाल ख़राब हो रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें खुजली हो रही है, मेन प्रॉब्लम। दूसरे साइड पे हमारा प्यारा सा लीच जो सर में बैठ के एकदम भांगड़ा कर रहा है, भाई मज़ा आ गया, आज तो ऑयल मिला, आज तो ये मिला खाने को, खून खूब एकदम दबा के चूसे जा रहा है पूरे मेरे सर पे, एकदम ब्लडी ब्लडी दिख गया। तो उसको फ़ायदा हो रहा है, मतलब एक स्पेसीज़ को फ़ायदा होता है एंड दूसरे स्पेसीज़ को नुकसान होता है। तो इससे भी तुम फाइंड कर सकते हो, स्पेसीज़ फर्स्ट को फ़ायदा होता है, स्पेसीज़ बी को हमारे पास नुकसान होता है। फिर आता है हमारे पास कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में क्या होता है, एक स्पेसीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन सेकेंड स्पेसीज़ को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है।
जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो, हमारे पास एक क्या है, घास का पूरा मैदान है। वहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली एक गाय आती है, वो चर जाती है चरने के लिए। अब बेसिकली क्या करे, वो तो अपना खाना खा रही है, क्या ना उसको फ़ायदा नुकसान, उसका तो काम है खाना खाना। तो चारा जो है वो चर रही है, घास को चर रही है, ग्रेजिंग कर रही है। वहीं जो है नीचे से कीड़े देखते हो कभी कभी आप, क्या होता है ना, वो लोग इंसेक्ट खाते हैं। तो जैसे जैसे क्या होता है, बेसिकली वो क्या करते हैं, अपने सींगों से ऐसे घास को ऐसे हिलाते हिलाते खाना खाते हैं, वहाँ से कीड़े फटाफट बाहर आते हैं एंड वो ऑर्गेनिज्म कीड़ों को खा लेता है। तो उसको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन गाय को, जो हमारी स्पीसीज बी है गाय, ना उसको फ़ायदा हो रहा है ना उसको नुकसान ही हो रहा है। उस छोटे से कीड़े से क्या ही फ़ायदा, क्या ही नुकसान। तो स्पीसीज़ बी को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, लेकिन स्पीसीज़ ए को फ़ायदा हो रहा है, तो इसको हम कैमेनलिज्म कहते हैं। फिर हमारे पास आता है 6 वाला एमेनलिज्म। एमेनलिज्म में क्या होता है, बेसिकली एक को नुकसान होता है, दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। चलो आ जाओ, इन सबको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। देखो, दोनों जो स्पीसीज़ हैं उनको अगर फ़ायदा हो रहा है उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं, दोनों को लॉस हो रहा है कॉम्पिटिशन कहते हैं, इंटरेक्शन दोनों के बीच में हो रहा है। पैरासिटामोल प्रेडेटर में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है एक को नुकसान होता है, ठीक है। अगर हम बात करें पैरासिटिज्म में, तो एक जो है पैरासाइट है, दूसरा प्रेडेटर है। एंड यहीं अगर हम यहाँ पे दूसरी बात करें प्रेडेशन की, तो यहाँ पे एक होस्ट है, दूसरा प्रे है। ये जो इंट्रैक्शन जिसमें से क्या होता है, बेसिकली एक को फ़ायदा होता है दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा, उसको एमेनलिज्म कहते हैं। एमेनलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान होता है दूसरे को फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है, उसको एमेनलिज्म कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रेडेटर, पैरासिटिज्म एंड कैमेनलिज्म कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। जो इनका इंट्रैक्शन होता है, इनका क्लोजली काफ़ी, इनका जो स्पीसीज़ के बीच में इंट्रैक्शन होता है ये काफ़ी क्लोजली होते हैं। तो चलो और स्टार्ट करते हैं पहला से। पहला यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रेडेशन। प्रेडेशन का मतलब होता है, एक तो हमारे पास प्रे है, दूसरा हमारे पास प्रेडेटर है। What would you happen to the energy fixed by the autotrophic organism? If your community have a no animal to eat the plant. एक बात बताओ, किस तरीके से तुम एनर्जी को फिक्स करोगे हमारे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को, अगर हमारे कम्युनिटी में वही ऑर्गेनिज्म ना प्रेजेंट हो जो प्लांट को खाते हैं। तो भाई एनर्जी, मान लो सनलाइट है, सनलाइट से एनर्जी ली, एनर्जी बना करके हमारे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अपना खाना तैयार कर लेते हैं। या तो कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खुद तैयार कर रहा है, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन साइनोबैक्टीरिया, तो उनको खाने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, तो तुम एनर्जी को फिक्स कैसे करोगे। आपको सोचना पड़ेगा कि प्रेडेटर्स जो रहते हैं नेचुरल वे में क्या करते हैं, पहला काम उनका ये होता है कि वो एनर्जी को हायर ट्रॉपिक लेवल्स की एनर्जी को लोअर ट्रॉपिक लेवल की एनर्जी में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। प्लांट्स में अगर बात करें, अगर हम प्रेडेटर एंड प्रे के बारे में देख रहे हैं, तो अगर एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल आता है टाइगर एंड डियर। टाइगर जो रहता है प्रेडेटर होता है, डियर जो रहता है प्रे होता है। मोस्ट प्रोबेबली टाइगर जो रहता है एंड डियर, तो रेडीली कम टू आवर माइंड। अगर स्पैरो की बात करें तो स्पैरो जो रहती है वो सीड खाती है, ठीक है, नो लेस अ प्रेडेटर। ऑल्सो वो एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं उनको सेपरेटली हर्बीवोरस में रखा जाता है। तो ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स में अलग अलग डिफरेंट फ्रॉम द प्रेडेटर, वो अलग भी नहीं है। हर्बीवोरस जो रहते हैं अलग भी नहीं है, प्रे हमारा ग्रास हो जाता है एंड प्रेडेटर हमारे हर्बीवोरस हो जाते हैं। काफ़ी डिफरेंस नहीं है वो प्रेडेटर से। इनके अलावा क्या बोला गया है, एक्टिंग एज अ कंडल्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉपिकल लेवल्स। वही प्रेडेटर का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र करते हैं हाई लेवल एनर्जीज़ को लो लेवल ट्रॉपिक लेवल्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र कराते हैं। तो प्रेडेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रे पॉपुलेशन में भी कंट्रोल करके रखते हैं। मान लो कोई एक प्रेडेटर है, यानी टाइगर है, अब डियर को खाने के लिए सारे टाइगर मर गए, तो अब इतने सारे डियर हो जाएंगे, हर जगह डियर ही डियर, डियर ही डियर। तो प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी हमारा प्रेडेटर का महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन जो प्रेडेटर्स होते हैं, प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। मान लो अगर प्रेडेटर नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। जब कुछ एक्जॉटिक स्पीसीज जो रहते हैं जियोग्राफिकल एरियाज में घुस आते हैं एंड दे बिकम इनवेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव अ नेचुरल प्रेडेटर। अच्छा, एक एग्जाम्पल तुम लर्न कर लेना पिकरी पियर्स कैक्टस का। पिकरी पियर्स कैक्टस को खाने वाले हमारे पास मोथ थे, क्या थे, मोथ थे, ठीक है। हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया में 90s-20s की बात है, यहाँ पे बाहर से क्या आ गए, प्रिकली पियर कैक्टस आ गए। क्या आ गए, प्रिकली पियर्स कैक्टस आ गए, और वो इतने ज़्यादा ग्रो होने लगे क्योंकि अमेरिका के उस फील्ड में क्या था, पिकली पियर्स कैक्टस को खाने वाला कोई था ही नहीं। तो वह बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगे, पूरा फील्ड देखते देखते पिकली पियर्स कैक्टस से भर गया, क्योंकि वहाँ उसका प्रे ही नहीं है। तो अब हमने क्या किया, सेवरल रेंज लैंड में काफ़ी हेक्टेयर्स में बढ़ गया। तो इनको खाने वाला इनका जो प्रेडेटर था ना, वो था हमारे पास मोथ। तो जब हम उस कंट्री में मोथ को लेकर के आते हैं, तब जाकर के क्या होता है, हमारा जो प्रे रहता है वो कंट्रोल होता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी होता है। फिर क्या लिखा है,
आप बायो देखो प्रेडेटर्स क्या करते हैं एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं। मान लो कि कोई एक प्रेडेटर है जो क्या कर सकता है, वीड्स को खाता है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बेसिकली उन प्रेडेटर्स को हम डाल सकते हैं खेतों में ताकि वो सिर्फ वीड को खाएं। तो इस तरीके से क्या होता है, बायोलॉजिकली जो रहते हैं हमारा एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है। प्रेडेटर्स आल्सो मेंटेनिंग अ स्पेसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, मतलब कि स्पेसीज बेसिकली बढ़ती जाती है मतलब अलग अलग स्पेसीज। देखो ये क्या होता है बेसिकली, मान लो प्रेडेटर है, ठीक है, और प्रे है। प्रे क्या करता है बेसिकली, उससे बचने के लिए काफ़ी अलग अलग तरीके अपनाता है ताकि मैं अपने प्रेडेटर से बच पाऊँ, वरना वो मुझे खा लेगा। इस तरीके से क्या होता है, हमारी पूरी कम्युनिटी में क्या होता है, अलग अलग टाइप के डाइवर्सिटी भी आते हैं प्रे के इस चेंज की वजह से। क्या लिखा है, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ अ competition among competitive prey species in rocky interdidial community, American Pacific caused the starfish pitheaster is an important predator in a field experiment when all the starfish were removed। एक देखो एग्जाम्पल ये आ जाता है, वही बोल रहा है यहाँ पे, तुम्हें ये तो देख लिया किस तरीके से स्पेसीज की डाइवर्सिटी में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लो, एक रॉकी इंटरडिटल कम्युनिटी जो थी अमेरिका पैसिफिक कोस्ट में, एक स्टारफिश यानी पिसास्टर थी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेडेटर थी। इसके फील्ड में क्या किया हमने, जितने भी स्टारफिश थे उनको रिमूव कर दिया गया, ठीक है, स्टारफिश को रिमूव कर दिया गया। मोर देन जो 10 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स के थे वो भी एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हो गया। ये देखो ऐसा एग्जांपल बोल रहा है कि हमारे पास पहले क्या था, एक फील्ड था, पॉन्ड था, मान लो इसमें काफ़ी सारे पिजास्टर थे यानी स्टारफिश भी थे एंड हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स भी थे। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन पॉन्ड्स में से क्या किया, स्टारफिश, भाई पॉन्ड्स में नहीं, इन वाटर में क्या किया, स्टारफिश को हटा दिया पूरा 10 बेसिकली हमने स्टारफिश को हटा दिया। अब इस पॉन्ड में क्या बचा, सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स बचे। जैसे कि मैंने क्या किया, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास फील्ड है जिसमें क्या थी, पहले पिजास्टर भी थी प्लस इनवर्टेब्रेट्स भी थी। फिर हमने क्या किया, बेसिकली इन फील्ड में से पिजास्टर को हटा दिया, सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स रखा, ठीक है। तो धीरे धीरे हमें देखने को क्या मिलता है, हमारे इन्हीं जो मान लो कि 100 थे, इनमें से 10 इनवर्टिब्रेट्स जो रहते हैं अलग अलग स्पेसीज़ के, 10 इनवर्टिब्रेट्स क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं। 10 स्पेसीज़ जो रहते हैं इनवर्टिब्रेट्स के, मोर देन 10 स्पेसीज़ गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं, इसका रीज़न यही है कि पहले तो देखो ये एक इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन करते थे, ठीक है, दोनों के बीच में करते थे। लेकिन जैसे ही स्टारफिश हट गया, अब ये जो इनवर्टिब्रेट्स थे आपस में कंपटीशन करने लगे कि भाई मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। इसकी वजह से क्या हुआ, जो 10 स्पेसीज थे इनवर्टिब्रेट्स के वो खुद ही में गायब हो गए, ठीक है। तो काफ़ी एफिशिएंट होता है प्रेडेटर, ओवर एक्सप्लॉइट हो जाता है प्रे को, इसको भी रोकता है। प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट इन फॉलोइंग इट, वही चीज़ है कि अगर देख लो मान लो प्रे गायब हो गया तो प्रेडेटर भी खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखा है, लैक ऑफ द फूड, वही लिखा हुआ यहाँ पे। अगर प्रेडेटर देखो बेसिकली प्रे गायब हो गया, प्रे एक्सटिंक्ट हो जाता है तो धीरे धीरे करके प्रेडेटर भी मर जाएगा क्योंकि उसको खाना ही नहीं मिलेगा। ये रीज़न हो गया प्रेडेटर का नेचर ऑफ प्रूडेंट। प्रे जो रहता है, स्पेसिफिक जो रहता है, ये मैंने बताया कि डिफेंस करने के लिए अपने कलर वगैरह को चेंज करता है, तो इससे हम अलग अलग स्पेसीज मिलते हैं। इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स के जैसे कि कलर चेंज करता है, डिटेक्ट नहीं कर पाते प्रेडेटर इससे, कुछ पॉइजनस हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रेडेटर उनको खाते ही नहीं है। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई, तुमको पता है इसकी जो बर्ड है इसको खा जाती थी, लेकिन मोनार्क बटरफ्लाई को एक दिन क्या हुआ, पॉइजनस बना दिया गया, जिसके बाद इनको कोई बर्ड खा ही नहीं सकती। इनके पास एक केमिकल हो गया जो कि बेसिकली बटरफ्लाई अगर कोई खाएगा, मतलब कैटरपिलर में ही इनके पास क्या हो गया, बेसिकली इन कैटरपिलर्स के पास ही क्या हुआ, एक बीटी टॉक्सिन आ गया जो इनके बेसिकली इंसेक्ट के गट में जाता है एंड क्या होता है, वो काफ़ी हार्मफुल होता है, उनको मार देता है इंसेक्ट को। तो ये एक फ़ायदा हो गया। अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो अगर प्लांट्स की बात करें तो जो हमारे पास प्रेडेटर्स होते हैं ये हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस ही प्रेडेटर होते हैं। नियरली हमारे पास 25% जो रहते हैं इंसेक्ट, उनको हम फाइटोफैगस कहते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, प्लांट सेप एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट को खाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तुमसे पूछ सकता है कितने परसेंट होते हैं एंड इनको हम क्या कहते हैं, तो तुम बताओगे। बेसिकली जो प्लांट के लिए क्या होता है, जो प्रेडेटर होते हैं इनके हर्बीवोरस ही होते हैं, प्लांट को खाते हैं तो हर्बीवोरस ही होंगे। तो 25% ऐसे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम फाइटोफैगस, नियरली 25% ऑल इंसेक्ट को हम फाइटोफैगस कहते हैं, जो बेसिकली क्या कर सकते हैं, प्लांट खाते हैं। तो ये फाइटोफैगस मतलब जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको फाइटोफैगस कहते हैं। ये जो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है पार्टिकुलेट सीवियर फॉर अ प्लांट बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट। अब देखो क्या होता है बेसिकली, जिस तरीके से क्या बोला गया, प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे जो रहता है वो प्रेडेटर से बचने के लिए जो प्रे रहता है, अगर एनिमल्स में बात करें तो वो दौड़ के भाग सकता है, इधर उधर जा सकता है, कलर को चेंज कर सकता है। लेकिन प्लांट जो रहते हैं वो भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वो रूट की हेल्प से चिपके हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने ही अंदर केमिकल्स में कुछ चेंजेस लेकर के आते हैं। क्या लिखा है, प्लांट इसीलिए क्या करते हैं, अपने मॉर्फोलॉजी और केमिकल्स में चेंजेस लेकर के आते हैं ताकि वो बच सके हर्बीवोरस से। तो क्या करते हैं बेसिकली, पहला थॉर्न्स, कांटा काफ़ी सारा अपने प्लांट में हिला लेते हैं, जैसे एसैकिया करती है एंड कैक्टस करता है। मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजी होता है डिफेंस के लिए। काफ़ी प्लांट्स ऐसे करते हैं जो केमिकल्स को स्टोर करके रख लेते हैं, अगर कोई इंसेक्ट उनको खाएगा तो वो क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है, या डाइजेस्टिव में जा करके कोई भी उनके रिप्रोडक्शन में जा करके डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम कर सकता है और उन इंसेक्ट को मार सकता है। कोई ऐसा केमिकल ला लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में ले लो कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस के पास बेसिकली धतूरा, ठीक है, तो इनको खाया नहीं जाता क्योंकि काफ़ी जहरीले प्लांट्स होते हैं, तो इनको अगर तुम खा लेते हो या कोई इंसेक्ट खा लेता है तो इंस्टेंट वो मर जाता है। तो ये जो प्लांट रहते हैं क्या करते हैं बेसिकली, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कराते हैं। मतलब कि बेसिकली कोई प्लांट को तुमने ऐसे निगल लिया, जैसे कि कैलोट्रोपिस को, तो तुम्हें क्या बनेगा, दिल का दौरा पड़ जाएगा और तुम मर जाओगे। चाहे वो कैटल गोट, तो चरते टाइम क्या होता है, उनको ध्यान रहता है, उनको पता नहीं कैसे पता रहता है कि हाँ ये जहरीला प्लांट है, इसको मैं नहीं खा सकता वरना मैं मर जाऊंगा, ठीक है। कुछ वाइड वैरायटी के ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस को रिलीज़ कराते हैं, केमिकल सब्सटेंस को अपने मतलब प्लांट को बचने के लिए बेसिकली, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट टू कमर्शियल। तो हम क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि ऐसा कौन सा बेसिकली जो केमिकल्स होते हैं जो इन कैटल वगैरह यानी कि प्रेडेटर से बचने के लिए जो प्लांट होते हैं अपने अंदर चेंजेस लेकर के आते हैं। तो एग्जांपल में तुम रख लेना निकोटीन, कैफीन, कुवेनिन एंड स्ट्राइकनिन एंड ओपियम। ऐसे कुछ होते हैं केमिकल्स जिनको हमारे प्लांट सिक्रीट करते हैं जब कोई उनको खाता है या ब्राउजिंग करता है, ठीक है, एज अ डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। सेकेंड आता है कॉम्पिटिशन। सॉरी गाइस, मुझे लगता है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो 2 घंटे तो लगेगा, 2 घंटे मान के चलो लगेगा। अच्छा मुझे नहीं पता था गाइस, सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ पे 2 घंटे चले जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, चैप्टर ही है, अपना पढ़ना तो वही है, ठीक है। तो पोमोडोरो हटाते हैं, यहाँ पे 2 घंटा लगाते हैं। देखो कहीं और ना बढ़ाना पड़ जाए, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ के फटाफट से कंप्लीट करो चैप्टर को, ठीक है। तो हम आ जाते हैं कॉम्पिटिशन पे। डार्विन बोलता है बेसिकली जो फिट होता है सबसे ज़्यादा, जो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करता है वही आगे तक टिकता है, ठीक है। लेकिन ही वॉज कन्विंस्ड दैट इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज़ अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मतलब एक ऑर्गेनिकली किसी को एवोल्यूशन कराना है तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जनरली हमें बिलीव करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिशन जो रहता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में अगर होता है सेम रिसोर्स के लिए एंड वो लिमिटिंग हो तो, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। आहा ओके, मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हें एक लाइन पहले सब पढ़ लूँ एंड फटाफट से समझा के ख़त्म करूँ। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, और टाइम वेस्ट करूँ या फिर एक एक लाइन पढ़ाऊँ, या फिर तुम पढ़ लोगे, मतलब मैं तुम्हें रीड करके समझा दूँ। चलो रीड करके समझा देती हूँ, तुम फटाफट से अपना कंप्लीट कर लेना। क्या बोल रहा है, व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द नेचर। डार्विन बात करता है किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करता है जीने के लिए और वो फिट रहने के लिए, बेसिकली जितना रिप्रोडक्शन करेगा वो उतना फिटेस्ट होगा एंड वो वहाँ सर्वाइव करता है, ये ऐसा डार्विन कहते हैं। ही वॉज कन्विंस्ड, इन्होंने हमें कन्विंस कराया कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ही पोटेंट होती है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कराने के लिए। मतलब एक ही अगर डिफरेंट टाइप के स्पेसीज में अगर हमारा फाइटिंग होता है तभी एवोल्यूशन होता है। जनरली अगर हम बिलीव करें कॉम्पिटिशन में तो वो सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज में कम्पीट करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, और वो लगभग कैसे होते हैं, लिमिटिंग ही होते हैं, लेकिन कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, ठीक है। फर्स्टली हमें समझना पड़ेगा कि अनरिलेटेड स्पेसीज में भी क्या हो सकता है, कॉम्पिटिशन हो सकता है सेम रिसोर्स करने के लिए। मतलब कोई एक सेम रिसोर्स है उसमें 2 अलग अलग, मान लो कि सेम ब्लू स्पेसीज, पिंक स्पेसीज जो होते हैं एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, वो स्पेसीज हमारा वो जो स्पेसीज है वो हमारा ये है, तो ये सेम टाइप के स्पेसीज तो लड़ रहे हैं, इसको इंटरस्पेसिफिक कह दिया। लेकिन कुछ में ऐसा क्या होता है, अलग अलग टाइप के स्पेसीज, यानी एक ब्लू स्पेसीज, एक हमारे पास पिंक स्पेसीज, अलग अलग टाइप के स्पेसीज भी एक ही रिसोर्स के लिए लड़ सकते हैं। एग्जाम्पल में तुम ले लो साउथ अमेरिका लेक्स में जैसा देखने को मिलता है, एग्जाम्पल में तुम यहाँ ले लो साउथ अमेरिका लेक्स अगर विजिट करते हो तो वहाँ देखते हो फ्लेमिंगोस जो कि एक रेजिडुअल फिशेस हैं, वो कॉमन फूड जू प्लांट्स के लिए लेक में ही लड़ती हैं। क्या लिखा है, अच्छा 2 चीज़ें हैं। अगर हम जाते हैं कहाँ पे, साउथ अमेरिका लेक्स में अगर आप जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, कुछ फ्लेमिंगोस बर्ड प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लेमिंगो बर्ड प्रेजेंट होती हैं, साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होता है, कुछ रेसिडेंट फिशेस प्रेजेंट होती हैं जो सेम टाइप के फूड यानी जू प्लैंकटन
जो प्लैंकटन लेक के ऊपर जो मंडराता रहता है अलगी जैसा स्ट्रक्चर, उनको खाने के लिए कम्पीट करती रहती हैं। दूसरा जो रिसोर्स, पहला तो तुमने देख लिया अनरिलेटेड स्पीसीज भी एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं। दूसरा देखो रिसोर्स अगर लिमिटेड नहीं है, रिसोर्स नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन टू अकर इन इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन, मतलब कि रिसोर्सेज का क्या है, लिमिटिंग होना ज़रूरी नहीं है कंपटीशन में। अनलिमिटेड रिसोर्स है फिर भी कंपटीशन होता है। समझ रहे हो कि सबसे ज़्यादा कौन खाएगा। अब क्या बोल रहा है ये, जो बेसिकली देखो क्या बोला गया, जो रिसोर्सेज होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिटिंग होंगे तभी काम चलेगा। रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड है फिर भी कंपटीशन होता है। किसमें होता है, इन इंटरफेरेंस कंपटीशन। फीडिंग एफिशिएंसी, देखो इंटरफेरेंस यानी दो अलग अलग स्पीसीज में अगर कंपटीशन हो रहा है तो बेसिकली क्या होता है, एक की फीडिंग स्पेसिसी, मतलब मान लो कि इसकी फीडिंग की स्पेसिसी काफ़ी फीडिंग की जो एफिशिएंसी है एक स्पीसीज़ की काफ़ी कम होती है अगर दूसरा इंटरफेयर कर देता है। मतलब कि इसके प्रेजेंट में इसकी फीडिंग स्पेसिसी काफ़ी, इसके प्रेजेंट में येलो वाले स्पीसीज़ के प्रेजेंट में यानी ए वाले स्पीसीज़ के प्रेजेंट में जो बी की एफिशिएंसी है काफ़ी कम है। ठीक है, तो फटाफट से ये खाना खा ले रहा है। ठीक है, इसीलिए इसके पास हार्ट बना दिया, एंड ये नहीं खा पा रहा है इसीलिए हमने कम बना दिया, क्रॉस बना दिया। इसका मतलब ए के प्रेजेंट में बी की जो खाने की एफिशिएंसी है वो कम हो गई। ये बेस्ट डिफाइन करता है आर द अबंडेंट। अगर फूड कितना भी अनलिमिटेड हो, मान लो हमारे पास फूड ये बहुत सारा दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन ए क्या है, ताकतवर है और फटाफट से सारे फूड को क्या कर रहा है, खा जा रहा है। इसको सबको खा जा रहा है, एंड इसकी एफिशिएंसी इतनी धीरे है कि ये कम ही फूड को खा पा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ये है ये बेस्ट रहेगा, बेस्ट डिफाइन होगा। देखो इसीलिए इस कंपटीशन बेस्ट डिफाइन होगा, प्रोसेस इन विच फिटनेस इज वन स्पीसीज आर इंट्रिंसिक रेट पे सिग्निफिकेंट लोअर इन प्रेजेंट ऑफ अनदर स्पीसीज। यही बोला गया है कि इस स्पीसीज को बेसिकली अगर डिफाइन करना रहे तो मैं बोलूँगी कि किसी दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंट में जो पहला स्पीसीज है वो सही से क्या करे, खाना वाना ना पाए, खा पाए, और क्या हो सके वो कम हो जाए, उनकी रेट काफ़ी कम हो जाए। इट इज रिलेटिव ईजी टू डेमोस्ट्रेट अ लेबोरेटरी। अगर हम मतलब इसको समझने के लिए हम एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने क्या किया, गॉज एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया, जब रिसोर्सेज को इन्होंने लिमिटेड रखा तो कंपटीशन जो रहता है, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज जो रहते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं अदर स्पीसीज से। लेकिन एविडेंस फॉर द सच कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टिव सर्कमस्टेंस एविडेंस डज नॉट, हाउएवर इन सम केसेस, जो एग्जाम्पल में देखो एबिंगडॉन टर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, क्या बोल रहा है, एबिंगडॉन टर्टोइज थे हमारे गैलापागोस आइलैंड में, लेकिन वो एक्सटेंड हो गए क्योंकि क्या हुआ, वहाँ पे गोट आ गई। मतलब गैलापागोस आइलैंड में क्या हुआ, एबिंगडॉन टर्टोइज पहले रहते थे लेकिन अब उनकी स्पेसीज जो रहती है एकदम से एक्सटेंट हो गई। क्यों एक्सटेंट हो गई, क्योंकि वहाँ पे अब क्या आ गया था, हमारे पास क्या आ गया था, गोट आ गई थी। गोट आने के प्रेजेंट में टर्टोइज की एफिशिएंसी खाने की कम हो गई एंड धीरे धीरे वो एक्सटेंट हो गई। ठीक है, अनदर एविडेंस एग्जाम्पल में हम ले लो कॉम्पिटिटिव रिलीज। मतलब कि मान लो कि क्या होता है, जब दो लोग एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते क्या हुआ, बेसिकली एक काफ़ी बहादुर है, ठीक है, दूसरा वाला क्या करता है, बेसिकली अपने आप बाहर चला जाता है। तो इसको कॉम्पिटिटिव रिलीज कह देते हैं। अ स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distribution range dramatically when the competitive species is experimentally removed। वही बोला गया कि एक दो स्पीसीज प्रेजेंट है लेकिन एक काफ़ी सुपीरियर पे है और एक काफ़ी इन्फीरियर पे है। मतलब एक एकदम, मान लो कि मेरी बड़ी बहन है तो बड़ी बहन के सामने छोटी बहन की नहीं चलती, लेकिन जैसे ही बड़ी बहन को हम हटा देते हैं वैसे छोटी बहन की चलने लगती है। तो इसको कॉम्पिटिटिव रिलीज कह दिया जाता है। मतलब कि बड़ी बहन के प्रेजेंट में छोटी बहन को निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्या बोला है, एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट इसको भी कराया गया था, कैनेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल में इसको ले लो, रॉक सी में क्या हुआ था, बेसिकली ऑफ द स्कॉटलैंड में। इसमें देखा गया था कि एक था हमारे पास सुपीरियर बेनलेकल्स जिसको कि नाम था बिलानस डोमिनेंट, और दूसरा हमारे पास क्लैम्डो, क्या लिखा है, चैथमल्यूस। देखो हुआ क्या था, क्या लिखा है, पहला लार्ज एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बर्नैकस प्रेजेंट थे। इसका पूरा नाम है बर्नेसस डोमिनेट्स। इंटरमीडियल एरिया एक्सक्लूड द स्मॉलर बर्नैक्स कैमेडल्स। अच्छा, मतलब दोनों सेम ही स्पीसीज़ के हैं, दोनों सेम ही स्पीसीज़ के हैं, एक ही जगह पे रहते थे। लेकिन हुआ क्या, एक हमारे पास सुपीरियर बैलेनस आया जो डोमिनेंट कर गया, ठीक है, जिसका नाम बैलेनस डोमिनेंट्स था। दूसरा हमारे पास आया जो इन्फीरियर या छोटी स्पीसीज वाली थी जिसका नाम था बर्नैकल्स कैमेमैसस।
ठीक है, चैथा मैलस लिख सकते हो। तो ये इसके प्रेजेंट में, डोमिनेंट वाले के प्रेजेंट में जो नीचे वाला था वो धीरे से क्या हुआ, एक्सक्लूड हो गया। जनरल लैंग्वेज में बोले तो हर्बीवोरस एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर डाइवर्सिफाइड बाय कॉम्पिटिशन दैन द कार्निवोरस। मतलब अगर हर्बीवोरस जो रहते हैं और प्लांट को जो लोग खाते हैं, बेसिकली प्लांट वाले जो रहते हैं, इनको कॉम्पिटिटिव रिलीज से काफ़ी क्या होता है, अफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू कार्निवोरस। मतलब कार्निवोरस वाले थोड़े कम क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। फिर गॉज का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आ जाता है, गॉज का ही एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आ जाता है, जिसमें इन्होंने बोला जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिट करते हैं सेम रिसोर्स करने के लिए, तो वो एक दूसरे के साथ कभी भी इनडेफिनेटली को एग्जिस्ट करके नहीं रह सकते। मतलब कि मान करके कि भाई चल तू इतना खा ले, चल मैं इतना खा लूँगा। तो गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है जब कोई दो स्पीसीज एक दूसरे से एक ही खाने के लिए, एक ही रिसोर्स के लिए लड़ता है, तो वो कभी भी को एग्जिस्ट कर नहीं कर सकता। क्या होता है, सुपीरियर वाला इन्फीरियर के साथ लड़ाई करता है और एक को एलिमिनेट होना ही पड़ता है। ये ट्रू भी हो सकता है अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो, लेकिन ये गलत भी हो सकता है अगर अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तो ये क्या कर सकते हैं, म्यूचुअलिज्म कर सकते हैं, रिसोर्स की पार्टीशनिंग, मतलब कि रिसोर्स को आधा आधा बांट लेते हैं। क्या लिखा है, वाइल दे डू नॉट रूल आउट द अकरेंस ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर, दे पॉइंट आउट दैट स्पीसीज फेसिंग कॉम्पिटिशन माइट इन्वॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस रेदर देन एक्सक्लूशन। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है, ये जो रूल है ये इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नेचर में जो रहता है वो नहीं फॉलो होता, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू में स्पीसीज जो रहती हैं बेसिकली अनलिमिटेड होता है। तो वो दोनों क्या करते हैं, प्रमोट कर देते हैं साथ में रहना एज कम्पेयर टू छोड़ के जाना। इस स्पीसीज को रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लेती है, मतलब रिसोर्सेज को हम आधा आधा बांट लेते हैं, ये इतना मेरा रिसोर्स है, इतना तुम्हारा रिसोर्स है, तुम इसको खाओ हम इसको रहते हैं, और एक ही जगह पे दो टाइप के स्पीसीज जिंदा रह सकते हैं। इसी को कोएग्जिस्टेंस कहते हैं। जब दो स्पीसीज कंपीट करते हैं सेम रिसोर्स करने के लिए, तो वो कॉम्पिटिशन को अवॉइड करते हैं एंड चूज़ करते हैं कि वो दोनों अलग अलग टाइम पे खाना खाएंगे। ठीक है, अलग अलग टाइम पे खाना खाएंगे, तो जिससे कि तुम भी खा सकते हो, हम भी खा सकते हैं। मैक अर्थस जो थे, एक थे साइंटिस्ट, मैक अर्थस ने 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ अ वर्बलर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल, याद रखो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बताया वर्बलर्स की 5 स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ही पेड़ पे सर्वाइव करती थी। इन्होंने कंपटीशन को अवॉइड किया, को एग्जिस्ट को रखा, क्योंकि इनका जो बिहेवियर था फॉरगेनिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी अलग अलग था। मतलब 5 स्पीसीज अपना अलग अलग एक्टिविटीज सोच करते थे। फिर थर्ड आता है पैरासिटिज्म वही, एक स्पीसीज हमारी अलग है, 2 स्पीसीज अलग है। बेसिकली एक हमारे पास पैरासाइट है जो एक दूसरे के ऊपर सर्वाइव कर सकता है, या तो उनको हार्मफुल पहुंचाएगा। बेसिकली पैरासाइट क्या कर सकते हैं, हार्मफुल तो करते ही हैं, तो हार्मफुल पहुंचाते हैं या तो उनके ऊपर रह करके या उनके अंदर जा करके। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कंसाइडर द पैरासिटिक मोड ऑफ ए लाइफ इंश्योर फ्री लॉजिंग एंड मील। बेसिकली रहने के लिए और मील के लिए ये क्या करते हैं, किसी के ऊपर रहते हैं। पैरासाइट मोड की बात करें तो ये क्या कर सकते हैं, बेसिकली फ्री लॉजिंग की तरह और मील के लिए रहते हैं। ये सरप्राइजिंग नहीं है पैरासाइटम, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्सोनॉमिक ग्रुप में आप देखते हो, प्लांट से लेकर के हाइयर वर्टेब्रेट्स में काफ़ी सारे जो पैरासाइट्स होते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, सिंगल होस्ट रखते हैं, मतलब इनका होस्ट सिर्फ सिंगल होस्ट रहता है। इन सच अ वे दैट दोनों होस्ट और पैरासाइट दोनों को इवॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई एक पैरासाइट है एंड दूसरा होस्ट है। होस्ट क्या करता है, बेसिकली पैरासाइट से बचने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है, तो वो पैरासाइट भी क्या करता है, उनके ऊपर रहने के लिए अपने में कुछ चेंजेस लेकर के आता है। तो क्या है, दोनों पैरासाइट एंड होस्ट दोनों को इवॉल्व करते हैं साथ ही साथ। होस्ट इवॉल्व करता है स्पेसीज मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रजिस्ट पैरासाइट, पैरासाइट इवॉल्व करता है कंट्रेयर एंड न्यूट्रलाइज देम। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब तुमने तो ये बता दिया, ये पैरासाइट और साथ ही साथ होस्ट दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे से को इवॉल्व करते हैं। लेकिन रीज़न क्या है, होस्ट इवॉल्व करता है। होस्ट इवॉल्व क्यों करता है, होस्ट बेसिकली इवॉल्व इसीलिए करता है क्योंकि वो पैरासाइट से बचना चाहता है। वहीं जैसा कि मैंने बताया था, एंड जो पैरासाइट रहता है वो खुद में चेंज क्यों लाता है, तो तुम इसका आंसर दोगे कि जिस तरीके से पैरासाइट जो हमारे पास होस्ट है उसने अपने आप को बदल दिया, तो अब हमें नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी, अब तो पैरासाइट उसके ऊपर रह ही नहीं सकता, तो वो खुद को इस तरीके से इवॉल्व कर लेता है ताकि वो उस होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर सके। तो उनसे न्यूट्रिशन लेने के लिए ऐसा काम करता है।
In order to be a successful with the same host species and according with their lifestyle, parasite evolve special adaptation such as the loss of ancestry. अब देखो ये महा इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि बेसिकली किसी के होस्ट के एक स्पेसीज़ पे हमारा पैरासाइट रह रहा है, तो वो अपने बेसिकली हमारे जो होस्ट होते हैं उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे उनके लाइफ स्टाइल पे। ठीक है, पैरासाइट इवॉल्व होता है जिस तरीके से होस्ट इवॉल्व होता है, तो पैरासाइट बेसिकली क्या करता है, जितने भी उसके अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो लोग उनको भगा देता है, लॉस्ट कर देता है उनके, मतलब किसके पास, पैरासाइट के पास जितने भी अननेसेसरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो उनको क्या करता है, गायब कर देता है। जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उनकी जो रहती है वो बढ़ा देते हैं कि जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन होगा तो हमारे जैसे बहुत सारे पैरासाइट और ग्रो कर पाएंगे। पैरासाइट की जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी इवॉल्व करते हैं ना बेसिकली कि हमें पता ही नहीं चल पाता। पैरासाइट्स के बारे में हमें पढ़ पाना मुश्किल है कि किस स्पेसीज़ में वो किस तरीके से इवॉल्व होकर अडेप्ट कर लेता है एंड अलग अलग तरीके की लाइफ स्टाइल शो करता है, तो उनका जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इवॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट और अ वेक्टर टू फैसिलिटेट पैरासाइटाइजेशन ऑफ इस प्राइमरी होस्ट। अगर हम एग्जाम्पल में लें तो एक पैरासाइट है ह्यूमन का लीवर फ्लूक, ठीक है, जो कि एक टेरेमेडोड, क्या लिखा है यहाँ पे, देखो कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स होते हैं जिनको अपनी पूरी लाइफस्टाइल ख़त्म करने में दो इंटरमीडिएट की ज़रूरत पड़ती है, एक तो होस्ट की या वेक्टर, दो होस्ट या वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, एक तो प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी। तो जैसे कि ह्यूमन के लीवर फ्लूक की बात करें जो कि ट्रीमेटोड पैरासाइट होता है, दो इंटरमीडिएट होस्ट रखता है, पहला एक स्नेल होती है एंड दूसरी हमारे पास फिश होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, महा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो तुम बताओगे ह्यूमन के पास जो द ह्यूमन लीवर फ्लूक जो रहता है उसके पास दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, पहला तो स्नेल होता है, दूसरा हमारे पास फिश होता है अपने लाइफ स्टाइल को कंप्लीट करने के लिए। मलेरिया, बिल्कुल तुमको पता है मलेरिया का जो पैरासाइट होता है बेसिकली इसके पास भी होते हैं, एक वेक्टर के रूप में मॉस्किटो होता है एंड दूसरा होस्ट हमारा ह्यूमन होता है। मेजॉरिटी में जो पैरासाइट्स होते हैं वो हार्म ही पहुंचाते हैं किसको, होस्ट को। ठीक है, कैसे हार्म पहुंचाते हैं वो सब भी पूछ सकता है कि सर्वाइवल को थोड़ा कम कर देता है, ग्रोथ को कम कर देता है, रिप्रोडक्शन को कम कर देता है एंड क्या करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी को भी काफ़ी कम कर देता है। ठीक है, फिजिकली भी काफ़ी वीक कर देता है हमारे होस्ट को। ठीक है, क्या करता है, फिजिकली वीक कर देता है। पैरासाइट जो रहते हैं देखो अब यही चीज़ बोल रहे हैं कि कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो होस्ट के ऊपर रह के ही अपना खाना वाना ले लेते हैं, कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो होस्ट के अंदर जाके उनसे खाना लेते हैं। वो पैरासाइट जो एक्सटर्नल सरफेस पे होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर के सरफेस पे रह करके खाना वाना लेते हैं उनको हम एक्टो पैरासाइट्स कहते हैं। तुमसे पूछ सकता है, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, हम एक्टो पैरासाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में लाइच ले लो हमारे ह्यूमंस की, टिक्स ले लो हमारे डॉग्स की। कुछ मराइन फिशेस पे क्या होता है, इन्फेस्टेड विथ एक्टो पैरासाइट जिसका नाम है कोपपॉड। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आओ देखते हैं। तो क्या बोला मैंने, पहला ले लिया तुमने, लीच हो गया हमारे पास ह्यूमंस के ऊपर एंड टीच जो रहता है हमारे पास हमारे डॉग्स के ऊपर। कुछ मराइन फिशेस भी होती हैं जिनके ऊपर एक्टो पैरासाइट के रूप में कोपपॉड्स रहते हैं। कौन रहते हैं, कोपपॉड्स रहते हैं। क्या रहते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, कुछ एक्टो पैरासाइट्स रहते हैं, कुछ मराइन फिशेस के ऊपर भी कोपपॉड। ठीक है, कैस्कुटा प्लांट के ऊपर कॉमनली जो रहता है, कैस्कुटा अ पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन अ हेज प्लांट हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। इट डिराइव इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इज पैरासाइट्स। The female mosquito is not considered a parasite, although it needs our blood for a reproduction. चलो ये देखो, ये क्या बोल रहा है, कॉस्कुटा देखो एक पैरासिटिक प्लांट है जो कॉमनली क्या करती है, ग्रोइंग किस पे करती है, हेज प्लांट पे ग्रो करती है। ये अपने क्लोरोफिल्स को भी हटा देती है एंड मतलब इवोल्यूशन के टाइम पे अपने क्लोरोफिल को ये रिमूव कर देती है। ये बेसिकली न्यूट्रिशन लेती है होस्ट प्लांट जो कि एक पैरासाइट है। समझ गए, मतलब कि कॉस्कुटा जो है एक पैरासिटिक प्लांट है जो हेज प्लांट पे प्रेजेंट होता है, जो कि एक होस्ट है। ये हमारा क्वेश्चन है कि आखिर जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसको पैरासाइट हम क्यों नहीं मानते हैं। बेसिकली देखो पैरासाइट क्या होता है, इन्फेक्शन कराता है, लेकिन फीमेल मॉस्किटोज रहती है बेसिकली जो पैथोजेंस होते हैं उनको ले जाने में हेल्प करती है। वो उनका पैथोजन नहीं होता, वो कुछ हार्मफुल नहीं करते, वो कहीं से ले के आके कहीं और देते हैं, तो उनको हम कह देते हैं क्या, पैरासाइट्स को वेक्टर। तो मॉस्किटो जो है वेक्टर है। ठीक है,
इन कंट्रा क्या लिखा है, इन कॉन्ट्रास्ट इसके अपोजिट साइड पे एंडोपैरासिटम आता है, जिसमें कि क्या होता है, होस्ट के बॉडी के अंदर घुस के क्या करते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं ये अपना खाना लेते हैं अलग अलग साइड पे, जैसे लीवर, किडनी, लंग, रैलबीसी में। लाइफ साइकिल जो एंडो पैरासाइट्स की होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ये एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन शो करते हैं, मतलब इनके मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल फीचर्स जो रहते हैं बेसिकली अलग होते हैं, और इनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर एक आती है हमारे पास ब्रूड पैरासिटम, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी ईजी भी है। इसमें क्या होता है, एक कुक्कू बर्ड होती है, मतलब कोयल रहती है। कोयल क्या करती है बेसिकली, ये कोयल जो रहती है बेसिकली एक पैरासाइट से, पैरासाइट बर्ड जो रहती है बेसिकली हम इसको कुक्कू कहते हैं, ठीक है, कोयल। तो कुक्कू क्या करती है बेसिकली, क्रो के ऊपर, क्रो के नेस्ट में, क्रो के नेस्ट में अपने एग दे देती है, एग दे देती है, ले डाउन कर देती है, ताकि कोर्स और इवोल्यूशन के टाइम पे जो एग पैरासाइट बर्ड का होता है वो इवॉल्व हो जाता है होस्ट के एग की तरह, साइज एंड कलर में काफ़ी चेंज हो जाता है। एंड जो अब बेसिकली होस्ट का जो होस्ट बर्ड जो रहती है उस एग को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, पहचान नहीं पाती, डिटेक्ट नहीं कर पाती अपने फॉरेन एग को, तो उससे क्या कर सकती है बेसिकली, वो जो कोयल या कुक्कू होती है ना, वो क्या करती है बेसिकली फॉलो करती रहती है मूवमेंट्स को एंड देखती रहती है। तो क्रो जो रहता है नेबर में रहता है, तो वो ब्रीडिंग सीजन में वहीं अपना अंडा दे देती है। कहाँ देती है, स्प्रिंग टू समर के टाइम पे, एंड ब्रूड पैरासिटिज्म ऐसे एक्शन देखने को मिलते हैं। फिर आता है कैमिनलिज्म। कैमिनलिज्म में बेसिकली क्या होता है, एक को फ़ायदा, एक को क्या होता है, फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान होता है। और एग्जांपल में ले लो ऑर्किड, ऑर्किड ले लो जो कि इफीफाइट्स एज एन इफीफाइट्स, इफीफाइट्स समझ रहे हो ना, हमने पढ़ा था जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो एक ऑर्किड है वो मैंगो ब्रांच पे एज अ इफीफाइट ग्रो कर ले गया, पहला एग्जांपल। दूसरा बर्नाकल, बर्नाकल्स जो थे बेसिकली जो बर्नाकल्स थे वो ब्लू वेल के ऊपर ग्रो कर गए, ब्लू वेल के ऊपर ग्रो कर गया, उससे खाना लेता रहा, मतलब ब्लू वेल जैसे जैसे चलता था वैसे वैसे कोई मछली वगैरह उसके ऊपर आ जाती थी तो वो उसको खा जाता था, बर्नाकल्स। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंगो ट्री को बेसिकली ना हार्म हुआ ना फ़ायदा, ना वेल को कोई हार्म हुआ ना फ़ायदा हुआ। एग्जाम्पल में एक और ले लो जिसका नाम है कैटल इग्रेट। एक कैटल थी इग्रेट, ग्रेजिंग कैटल्स, क्लोज एसोसिएशन, मतलब कि एक इग्रेट बर्ड, एक इग्रेट थी और दूसरी कैटल थी। तो रूरल एरिया में आप देखते हो कैटल चढ़ने जाते हैं, तो कैटल चढ़ते चढ़ते देखो क्या लिखा हुआ है, इग्रेट जो रहती है फोर ए क्लोजर टू, जहाँ पे कैटल चढ़ती है, ग्रेजिंग करती है, इग्रेट हमेशा वहाँ घूमती रहती है। और कैटल जैसे मूवमेंट शो करता है अपने सिंहों की वजह से, बेसिकली क्या करती है, ऐसे घास वास को हिलाती है तो वहाँ से इंसेक्ट बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इग्रेट को खाना ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या करती है बेसिकली, जैसे जैसे कैटल अपने सींग की मदद से क्या करती है, फटाफट से अपने आप सींग की वजह से हिलाते हिलाते क्या करती है, अपना खाना खाती है। लेकिन फिर इग्रेट इधर उधर घूमते रहते हैं एकदम पास में कैटल्स के, एंड जैसे ही उसको खाना मिलता है वैसे क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारी जो गाय है, कैटल है ना, उसको फ़ायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है, लेकिन इग्रेट को फ़ायदा हो गया कि उसको खाना मिल जा रहा है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इंट्रैक्शन देख ले हम यहाँ पे, तो यहाँ पे सी एनिमॉन में देखने को मिलता है, सी एनिमॉन में देखने को मिलता है, क्योंकि सी एनिमॉन के पास टेंटिकल्स होते हैं, जो फिशेस, क्लॉन फिशेस दैट लीव अमंग देम, जो फिशेस होती हैं, प्रोटेक्शन बेसिकली देखो होता है क्या है, सी एनिमॉन जो रहते हैं इनके पास एक स्टिंगिंग टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसा प्रेजेंट होता है। अब फीस जो रहती है वो क्या करती है बेसिकली, सी एनिमॉन के ऊपर बैठी रहती है। तो होता क्या है, इससे आगे जितने भी प्रेडेटर्स होते हैं उनसे ये बचती रहती है। अब इतना बड़ा सी एनिमॉन है तो वो क्या बेसिकली उसको कोई फ़ायदा भी नहीं होता, ना नुकसान होता है। एंड लेकिन हमारे क्लोन की जो फीस है उसको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो बच जाती है अपने पैरासाइट से। फिर आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में बेसिकली तुमको पता है दोनों को ही फ़ायदा होता है, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, एग्जांपल में ले लो, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे फंजई और फोटोसिंथेटिक एल्गी है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। सिमिलरली देख रहे हो ऐसा, माइकोराइजा तुमको पता है फंजई और एल्गी हाइयर रूट्स में मिलकर बनती है। जैसे फंगस कैसे बनता है, फंगस कैसे बनता है, एल्गी से और बैक्टीरिया से बनता है। तो जब एल्गी एंड बैक्टीरिया मिलता है तो फंजई बनता है। तो फंजई को भी काफ़ी फ़ायदा है ना, एक तरीके से खाना भी मिल जा रहा है, मतलब कि बेसिकली दोनों चीज़ मिल जाता है, शेल्टर भी मिल जाता है। एंड इसी तरीके से माइकोराइजा है, माइकोराइजा बेसिकली रूट्स ऑफ एन हायर प्लांट्स और फंजई के एसोसिएशन से मिलकर बनते हैं। जो फंजई होता है प्लांट को क्या करता है, इसेंशियल न्यूट्रिशन जो रहते हैं सॉइल से, फ्रॉम द सॉइल एब्जर्व करके देता है। इन रिटर्न जो प्लांट रहता है उसको खाना भी देता है, साथ ही साथ मतलब एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स भी देता है, एंड साथ ही साथ शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। द मोस्ट स्पेक्टिकुलेटेड जो हमारा एग्जाम्पल है, प्लांट एनिमल का रिलेशनशिप भी जो रहता है हमारा म्यूचुअलिज्म शो करता है। प्लांट को ज़रूरत पड़ती है एनिमल्स की, क्योंकि उनको पॉलिनेशन कराना पड़ता है प्लांट का, एंड एनिमल्स
हाँ, खुद का क्या करवाना पड़ता है, पॉलिनेशन कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनको खाना चाहिए होता है, कभी कभी उनको सेफ प्लेस चाहिए होता है रहने के लिए, अपने अंडे को देने के लिए। तो एनिमल्स जो रहते हैं उनका हेल्प कर देते हैं कि भाई तुमने पॉलिनेशन किया है तो लो मैं तुमको कुछ खाना दे देता हूँ, या मैं क्या करता हूँ तुम्हारे लिए एक सेफ जगह दे देता हूँ ताकि तुम वहाँ रह लो एंड अपने अंडे भी वहाँ दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एज एनिमल्स ऑब्वियसली पेड करते हैं फीस फॉर देयर सर्विसेज। प्लांट एक्सेप्ट फ्रॉम देम, प्लांट को एज अ रिवार्ड के रूप में ऑफर करता है या फीस के रूप में ऑफर करता है पॉलन ग्रेन या फिर नेक्टर। ठीक है, पॉलिनेटर्स को देता है। ठीक है, काफ़ी जूसी होते हैं न्यूट्रिशनल फ्रूट्स जो रहते हैं सीड डिस्पर्सन के टाइम पे। बट म्यूचुअली क्या होते हैं, बेसिकली कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना नेक्टर लिए क्या करते हैं, नेक्टर लिए बिना किसी पॉलिनेशन के ही कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं पॉलिनेशन के बिना ही क्या करते हैं, नेक्टर लेके भाग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, चीटर्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से प्लांट एंड, देखो जिस तरीके से मैंने बताया कि जब दो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है, तो जब एक पर्सन चेंज होगा, इवोल्यूशन होगा उनके ऊपर, इवॉल्व होंगे वो, तो जो सेकंड वाला जो उन पर डिपेंड करता है वो भी तो इवॉल्व होगा। वही बोल रहा है कि जब प्लांट एंड एनिमल्स के बीच में इंट्रैक्शन दिखता है तो दोनों ही एक दूसरे के साथ इवॉल्व होते हैं। मतलब कोई एक प्लांट को मान लो कुछ चेंजेस लाना है, तो उसी तरीके से दोनों ही प्लांट क्या करते हैं, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ले करके आते हैं। ठीक है, वही पढ़ेंगे। ओके, क्या लिखा है, नाउ यू कैन सी क्यों प्लांट एंड एनिमल्स इंटरेक्शन शो करते हैं, कोविलेशन शो करते हैं म्यूचुअलिज्म के, क्योंकि दोनों देखो, एक फ्लावर और दूसरा पॉलिनेटर, दोनों एक दूसरे के साथ स्लाइटली लिंक्ड होते हैं और एक दूसरे के बजाय, एक दूसरे के बिना अपने लाइफ के पूरे टाइम को स्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ स्पेसीज में फिग, देखो एक वैस्प होता है प्लांट और एक फिग नाम की एक बर्ड होती है। फिग, मेनी स्पेसीज ऑफ फिग ट्री। ठीक है, फिग हमारे पास ट्री है, वैस्प हमारे पास क्या है, पॉलिनेटर है। टाइटली लिंक्ड होती है पॉलिनेटर वैस्प से। मतलब कि क्या होता है, बेसिकली जो फिग होती है, फिग एक ट्री है और दूसरा पॉलिनेटर उसका वैस्प है। तो वैस्प बेसिकली फिग को क्या करवाता है, पॉलिनेट करता है एंड फिग बदले में नेक्टर देती है, या फिर जो वैस्प होता है उसको एक सेफ प्लेस प्रोवाइड कर देती है कि तुम अपने एग आकर के मेरे यहाँ पे दे सकते हो। तो इट मीन्स दैट अ गिवन फिग स्पीसीज पॉलिनेट होती है वनली बाय इट्स पार्टनर। एक देखो, एक एग्जांपल काफ़ी प्यारा से दिया गया है। इट्स मीन जो फिग स्पीसीज है, मतलब बेसिकली फिग स्पीसीज है, फिग जो रहती है पॉलिनेट होती है सिर्फ अपने पार्टनर वैप्स की मदद से। वही लिखा हुआ है, इसका मतलब है फिग स्पीसीज जो रहती है पॉलिनेट होती है वनली इट्स पार्टनर वैप्स स्पीसीज की मदद से, अदर स्पीसीज से नहीं होती। तो जो फीमेल वैस्प होती हैं वो क्या करती हैं, फ्रूट को यूज़ करती हैं। फीमेल वैस्प मतलब कि ये तो वैस्प बेसिकली क्या है, कोई एक इंसेक्ट है मान लो, ये क्या करती है, फ्रूट के, मतलब जो हमारे पास फिग होता है, फिग ट्री के फ्रूट को एज ए ओवी पॉजिटर यानी कि एग लेइंग की तरह यूज़ नहीं करती वो, बट यूजेस डेवलपिंग सीड, उसमें उसके सीड भी बड़े होते हैं, विद इन द सीड नरिसिंग इट्स लार्वा, उसी सीड के अंदर अपने लार्वा को नरिश भी करवाती है। वैस्प जो रहता है बेसिकली, जो हमारा वैस्प है पॉलिनेट करता है फिग को, सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट। मतलब क्या करता है बेसिकली, वैस्प ढूंढने जाता है फिग के अंदर कि यहाँ पे एक जगह है क्या मेरे बच्चों को देने के लिए, बेसिकली एग अपने अंडे देने के लिए अपना जाके जगह ढूंढता है। जगह ढूंढते ढूंढते ही उससे पॉलिनेशन हो जाता है। इसके रिटर्न में क्या होता है, जो फिग होती है उसको जगह दे देती है कि तुम अपने बच्चों को मेरे जो एग है ओवी पॉजिटर में तुम जगह दे करके क्या करवा सकते हो, अपने बच्चे को रख सकते हो डेवलपिंग सीड के अंदर एज अ फूड फॉर अ डेवलपिंग वैस्प लार्वा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल है हमारे पास ऑर्किड। ऑर्किड जो रहती है बेवी डेरिंग डाइवर्सिटी फ्लोरल पैटर्न मेनी ऑफ विच हैव इवॉल्व टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट। जो ऑर्किड है, ऑर्किड बेसिकली क्या है, एक प्लांट है। ऑर्किड काफ़ी सारा वेरिएशन शो करता है ताकि वो इंसेक्ट से पॉलिनेट करा पाए, जैसे बी एंड बम्बल जैसे, और वो इंश्योर करता है कि गारंटी पॉलिनेशन हो पाए। लेकिन जितने भी सारे ऑर्किड्स होते हैं वो रिवार्ड नहीं देते। नॉट ऑल ऑर्किड रिवार्ड्स ऑफर रिवार्ड नहीं देते। मेडिटेरियन ऑर्किड्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली हमें ठग लेते हैं। मेडिटेरियन ऑर्किड्स जो रहते हैं, ऑर्फिन्स एम्प्लॉय सेक्सुअल डेसेंट टू गेट अ पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीसीज ऑफ बी। देखो अब देखो, ऑर्किड जो रहता है बेसिकली वो अपने में एवोल्यूशन शो करता है ताकि वो अलग अलग पॉलिनेटर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, जैसे बी एंड बम्बल बीज को, कि ताकि जो पॉलिनेशन हो गारंटेड हो जाए। लेकिन जितने भी सारे ऑर्किड्स होते हैं वो रिवार्ड नहीं देते। ठीक है, कुछ ऑर्किड्स यानी कि मेडिटेरियन ऑर्किड्स जो रहते हैं, ऑर्फिन्स, ठीक है, ऑर्फिन क्या नाम है, मेडिटेरियन ऑर्किड्स जिसका नाम है ऑफिर्स जो रहते हैं सेक्सुअल डिसेंट शो करते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए बी से।
ठीक है। होता क्या है, जो ऑर्किड का प्लांट होता है, इसका जो एक पेटल होता है, इसके पास जो फ्लावर्स होते हैं उसके पास अनकैनी प्रेजेंट होता है, अनकैनी रिजेंबलेंस ऑफ फीमेल ऑफ द बी इन साइज, मतलब अनकैनी रिजेंबल, इसके पास जो अनकैनी होती है काफ़ी सिमिलर होती है फीमेल बी से, साइज में, कलर में एंड मार्किंग में। तो जो मेल बी होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है, उसको लगता है कि ये तो फीमेल बी है। अब यहाँ आकर के वो क्या करवाना चाहता है, मेटिंग करवाने के लिए आता है। मेटिंग करवाने के टाइम पे ही उससे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसी को हम सूडो कॉपुलेटेड कहते हैं, ठीक है, फ्लावर के साथ। इस प्रोसेस में डस्टेड हो जाता है पॉलन का फ्लावर के ऊपर, एंड सेम बी जो रहती है सीडो कॉपुलेटेड होती है अनदर फ्लावर के साथ। ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन होता है, पॉलिनेशन हो जाता है फ्लावर का, एंड ये दोनों को बेसिकली अगर एक बदल रहा है तो ओवुलेशन दोनों का होता है। अगर फीमेल भी कलर्ड पैटर्न चेंज करती है तो क्या होता है, जो हमारे पास इवोल्यूशन होता है ऑर्किड का, तो ऑर्किड भी क्या करती है, अपने कलर को एंड पैटर्न को चेंज कर देती है, पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो जाता है। अगर बेसिकली अगर बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास जो हमारा ऑर्किड होता है, अगर ऑर्किड जो रहता है अपना एवोल्यूशन कम शो करता है तो बेसिकली पॉलिनेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। आहा, जैसा कि तुम देख ही रहो, ये फैस्प है, वैस्प फीमेल की तरह ये फ्लावर देख रहे हो ब्राउन कलर का है, ये मेल का पार्ट है। मेल पार्ट जो रहता है यहाँ पे सेक्सुअल शो करने आया था इंटीमेसी, लेकिन गलती से इससे पॉलिनेशन हो जाता है, तो ये हमें सीडो पॉपुलेटेड का स्ट्रक्चर देखा ऑर्किड्स एंड बेसिकली मेडिटेरियन ऑर्किड ऑर्फी के बीच में, ठीक है। ये चीज़ तुमने देख ली। एंड दूसरा डायग्राम तुम ये देख रहे हो हमारे पास, म्यूचुअल रिलेशनशिप तुम किस तरीके से देख रहे हो। फिग देखो, बेसिकली ये प्लांट है, जब क्या हुआ बेसिकली फिग देखा तुमने, फिग किस तरीके से, फिग जो रहता है बेसिकली फिग के फ्रूट के अंदर किस तरीके से देख रहे हो, ये हमारे पास वैस्प है, वैस्प के अंडे देख रहे हो किस तरीके से तुम्हें अंडे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और क्या डायग्राम है गाइस, चलो और कोई डायग्राम नहीं है, जो मैंने समझाना था तुमको समझा दिया। ये चैप्टर हमने इतने प्यारे तरीके से कंप्लीट किया है ना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा तुम्हें, ठीक है। तो बेसिकली 2 आवर होने वाले हैं लगभग, मेरे को लगता है राइट 2 आवर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। अभी जस्ट 2 आवर कंप्लीट हो रहे हैं, तो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच अभी तक यहाँ पे बने रहने के लिए। हमारा जो है आज का चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो लास्ट का कुछ समरी वमरी एक बार पढ़ के चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। क्या लिखा है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम इकोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कुछ फैक्टर्स के बीच में, ठीक है। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बायोटिक के बीच में, बायोटिक अबायोटिक के बीच में एंड अबायोटिक के बीच में हम पढ़ते हैं। ये काफ़ी कंसर्न होते हैं 4 तरह के लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए, जिसमें पहला हमारे पास आता है ऑर्गेनिज्म, दूसरा हमारे पास क्या आता है, ऑर्गेनिज्म आता है, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिकेशन कम्युनिटीज़ एंड चौथा बायोम। ये बेसिकली टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉयल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म का बेसिकली एडेप्टेशन में अलग अलग तरीके से, ठीक है। हीमोस्टैटिस यानी कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस शो करता है, रेगुलेट होता रहता है, तुमको पता है हीमोस्टैटिस पे करना पड़ता है। चेंजिंग एक्सटर्नल मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आता है उसके अंदर के हीमोस्टैटिस यानी कि इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है उसमें भी चेंज आता है। अदर पार्शली रेगुलेटेड देयर रेगुलेटेड इंटरनल environment or a simply conform. A few other species evolve adaptation to avoid unfavorable condition in space, migration or in time, estivation, hibernation and डायपॉज। इवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को तुमको मिलता ही है, जैसा कि तुम ये देख चुके हो। पॉपुलेशन जो रहता है बेसिकली ग्रोथ थ्रू द बर्थ की वजह से बढ़ता है, कोई अदर स्पेसीज से आता है तो बढ़ता है। कम होता है पॉपुलेशन कब, जब कोई मर जाता है या कोई हमारे जगह से कहीं और चला जाता है माइग्रेट करके। जब रिसोर्स अनलिमिटेड होता है तो ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, तो ग्रोथ का पैटर्न लॉजिस्टिक हो जाता है जब ग्रोथ लिमिटेड होता है, सॉरी हमारे पास रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं। आइदर केस में आप देख रहे हो कि अगर ग्रोथ अल्टीमेट लिमिटेड होगा तो उसके पास एक कैरिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होता है जिसको के से डिनोट करते हैं। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो रहता है उसको मेजर करता है किसको, इनहेरिटेंस पोटेंशियल ऑफ पॉपुलेशन ग्रो। नेचर में पॉपुलेशन जो रहता है अलग अलग स्पीसीज में होता है, अलग अलग हैबिटाट शो करता है। 2 लोग स्पीसीज एक साथ नहीं रह सकते बट इंटरेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम्स। 2 स्पीसीज जो रहते हैं एक दूसरे के साथ सफर करते हैं, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म देख रहे हो, कैमिनलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। प्रेडेशन जो रहता है काफ़ी सारे अलग अलग स्टेप में इंपॉर्टेंट होता है, ट्रॉपिकल एनर्जी ट्रांसफर कराता है बेसिकली। कुछ प्रेडेटर हेल्प करते हैं प्रे के पॉपुलेशन को भी। प्लांट इवॉल्व हो जाता है मार्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफरेंस में भी, हर्बीवोरस में ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है। कंपटीशन में क्या होता है बेसिकली सुपीरियर वाला जो रहता है वो इंफीरियर को दबा देता है, इसको हम एक्सपेक्ट क्या कहते हैं, गोज ने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल लाया था उसको हम ये कहते हैं। लेकिन कुछ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज जो रहते हैं को इवॉल्व करके को एग्जिस्ट करके भी रह सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग केस जो रहते हैं म्यूचुअलिज्म में हमें देखने को मिलता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है प्लांट पॉलिनेटिंग इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो एमसीक्यू है क्या,
चलो नहीं है, ठीक है, हमने इस चैप्टर को पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। तो जो जो चीज़ें कंप्लीट की थी हम फटाफट से उन पर टिक लगा लेते हैं। टिक तो लगाया ही है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक यू, लव यू। जितना भी हमने कंप्लीट किया है प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लेना तुम लोग, एंड एक बार एनसीईआरटी रट्टा मार लोगे, रीड कर लोगे, सब आ जाएगा। डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्यारे से हार्ट रिप्लाई करके कमेंट करके आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। बाय।